जब ये लड़का एकेडमी हॉल में जागता है तो उसे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा या उसके आसपास ये सब लोग कौन हैं। फिर उसे अचानक सब याद आता है। ये सब उस एक लेटर की वजह से हुआ है। बस कुछ ही देर पहले वो अपने कमरे में आराम से गेम्स खेल रहा था जब अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक अनजान डिलीवरी गाय उसे एक ऐसा पैकेज थमा देता है जो उसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था, और पागलों की तरह शाओलिन उसे तुरंत खोल देता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, वो किसी अनजान डायमेंशन में खिंचा चला जाता है। पता चलता है कि वो पैकेज असल में डॉन एकेडमी का एक एडमिशन लेटर था, और देखते ही देखते शाओलिन अब इस दूसरी दुनिया की मैजिकल एकेडमी में फंस चुका है। उसका इंस्ट्रक्टर उसका स्वागत करता है, जबकि बाकी लड़के भी उतने ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए वो आदमी उन सबको लगभग सुशी की तरह काटने ही वाला होता है कि तभी वो सबको अपना मुंह बंद रखने का हुक्म देता है। सबसे पहले उन्हें एक पोटेंशियल असेसमेंट टेस्ट से गुजरना होगा, जो किसी के एट्रीब्यूट्स को परखने जैसा है, जहां कुछ लड़कों को 32 पॉइंट्स तक मिलते हैं। वहीं हमारे लड़के की किस्मत गचा गॉड्स खराब कर देते हैं और उसे सिर्फ 9 पॉइंट्स मिलते हैं। ये इस पूरी दुनिया का सबसे घटिया स्कोर है, जिससे हमारे नायक को एक बार फिर लूजर का खिताब मिल जाता है। अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान ने सिर्फ लूजर शब्द ही सुना है, जो उसके अपनों के जरिए उसे डराता रहा है। वो अब थक चुका है और इस घटिया लेबल को हमेशा के लिए बदलना चाहता है। शॉलिन झपट्टा मारकर चिप छीन लेता है और दहाड़ता है कि वो खुद को साबित करके रहेगा। कुछ कैंडिडेट्स एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट की अफवाहों को लेकर उत्साहित हैं। चिनवन बताता है कि ऐसे लोग ऊपर वाले की मर्जी से चुने जाते हैं, वो असल में महान प्रोडिजीज होते हैं। तभी एक तेज तर्रार लड़की आगे बढ़ती है, जिसके स्टैट शीट इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है, गुया। बदकिस्मती से उसके पास भी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। एकेडमी के मेंबर्स बेशुमार दौलत कमा सकते हैं और अपने पॉइंट्स को किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी वो कार्ड जिसे शाओलिन ने छीना था अचानक सामने आता है और उसके स्टैट्स दिखाता है। लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट है। यहाँ एक डिडक्टेबल लाइफ स्पैन सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि हर मौत पर उम्र के 10 साल कम हो जाएंगे, और जीरो पर पहुंचने का मतलब है हमेशा के लिए मौत। दिलचस्प बात यह है कि शॉलिन एक हिडन टैलेंट के साथ कुछ अबनॉर्मैलिटी महसूस करता है, एक डबल एस रैंक सीक्रेट टैलेंट जिसका नाम लर्निंग एबिलिटी है। ये एफ क्लास के बराबर किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकता है, जिसे वो स्कॉलर स्किल का नाम देता है। ये अपनी किस्मत बदलने के लिए उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाता है। एक छात्र चिंता में विरोध करता है और पूछता है कि इस लाइफ स्पैन सिस्टम का आखिर मतलब क्या है। आखिर इस लड़के के पास देने के लिए सिर्फ 9 साल ही बचे हैं, जिसका मतलब है कि एक बार मरते ही उसका खेल खत्म। वो बेरहम काउंसलर उसके बेवकूफ सिर पर जोर से मारता है और कंफर्म करता है कि हाँ, एक बार मरते ही ये बच्चा सच में मर जाएगा। लेकिन चिन्मन के लिए ये मातम मनाने की बात नहीं, बल्कि एक जैकपॉट है। वो समझाता है कि असली दुनिया में लाइफ स्पैन सालों में गिनी जाती है, जिसका मतलब है कि एक बार मौत हुई तो समझो खेल खत्म। लेकिन इस खास दुनिया में लाइफ स्पैन असल में एक कीमती रिसोर्स है। ये एक तरह का क्रेडिट है जिसे कोई भी मिशंस पूरे करने और अपने स्टैट्स को बफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये पागलपन की हद तक जाने और खुद को इवॉल्व करने का एक सुनहरा मौका है। वो लूजर जिसके सिर पर चोट लगी थी, अब भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या। वहीं चिनवान बताता है कि कैसे यही एकेडमी छात्रों को अपनी तकदीर बदलने के काबिल बनाती है। लोग यहाँ ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, और एलॉन मस्क के स्तर जितनी दौलत से खुद को अमीर बना सकते हैं। जब तक उनके पास खर्च करने के लिए क्रेडिट्स हैं, वो अमर होने की ताकत रखते हैं, क्योंकि एक मौत से सिर्फ अधिकतम 10 साल ही कम होते हैं। वो तेज लड़की शौ युवा सवाल करती है कि क्या ये नियम सिर्फ एकेडमी के अंदर लागू होता है या हर जगह। अच्छी बात यह है कि काउंसलर खुलासा करता है कि यह धरती पर हर जगह लागू होगा, बशर्ते कैंडिडेट पहले एकेडमी का मेंबर बन जाए। बातचीत खत्म होते ही चिनवान उन्हें एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत के लिए तैयार होने को कहता है। अपनी उंगलियां चटकाते हुए वो उन्हें वहीं खड़े रहने और हिलने तक नहीं देने का आदेश देता है। ट्रांसमिशन टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस के काउंटडाउन की पुष्टि करता है, जो 3 से शुरू होता है। हमारे नायक समेत हर छात्र अपने अपने डर का सामना कर रहा है, और जैसे ही क्लॉक पर एक बजता है, सारे कैंडिडेट्स हॉल से गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ वो काउंसलर। चिनवान चिड़चिड़ाहट में अपना माथा पीट लेता है। उसे गुस्सा आ रहा है कि इस मामूली बैच से एक भी स्टूडेंट उम्मीद के मुताबिक टैलेंटेड नहीं निकला, जिसका मतलब है कि उसे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर स्कोर नहीं मिलेगा। जब वो अपनी किस्मत पर रो रहा होता है, तभी उसका साथी, एक तगड़ी कद काठी वाला शख्स, अपनी ताकत दिखाने आ जाता है। सिगार पीते हुए और सिर पर एंड्रू टेट से ज्यादा बाल लिए, वो रौब झाड़ता है कि उसकी क्लास ने पहले ही और भी रैंक के 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स दे दिए हैं। दूसरी तरफ चिनोन बस इतना ही कह पाता है कि उसके एक स्टूडेंट के कुल स्टैट पॉइंट्स 40 से ज़्यादा हैं, लेकिन टैलेंटेड स्किल्स के सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही एक डबल एस रैंक स्टूडेंट भी सामने आया था।
चिनवन पलटवार करते हुए कहता है कि वो दावा असल में झूठा था। उनके डेटाबेस में ऐसे किसी भी छात्र का रिकॉर्ड नहीं है जिसके पास डबल एस रैंक टैलेंट हो। सच तो ये है कि सिंगल एस रैंक भी इतने दुर्लभ हैं कि उस लेवल से ऊपर किसी के होने के बारे में सोचना ही नामुमकिन है, सिवाय हमारे लड़के के बेशक। सीन अब गॉबलिन डेन यानी परीक्षा स्थल पर पहुंचता है, जहां सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा हुए हैं और वहां की बर्दाश्त न होने वाली सड़न भरी बदबू पर चर्चा कर रहे हैं। वो तुरंत अपनी नाक ढक लेते हैं, तभी उनके सामने एक मैसेज आता है। नोटिफिकेशन में उनके टास्क के बारे में बताया गया है, 60 मिनट्स के अंदर जंगल से बचकर सेफ जोन तक पहुंचना और साथ ही गॉबलिन किंग और 5 गॉबलिन्स को मारना। मेन टास्क के लिए 10 क्रेडिट्स और 100 रिडेम्पशन पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि ऑप्शन टास्क के बोनस बहुत ज़्यादा है जो उन्हें कोशिश करने का लालच देते हैं। इसके अलावा हर कैंडिडेट को इस्तेमाल करने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स दिया गया है और साथ ही ये आखिरी चेतावनी भी कि इस टेस्ट के लिए कोई डेथ पेनल्टी नहीं होगी। ये संदेश सुनते ही कई कैंडिडेट्स की चिंता दूर हो जाती है और वो खुशी से चिल्लाते हैं कि उनके पॉइंट्स नहीं कटेंगे। इसी बीच हमारा नायक बॉक्स पर टैप करता है और उसे अपने पहले हथियार के रूप में एक मैजेस्टिक नॉविस स्टाफ मिलता है, भले ही इसकी रेटिंग एफ हो। इसके साथ ही उसे स्टाफ इस्तेमाल करने के लिए वॉन मास्टरी स्किल भी मिलती है। हालात देखकर शॉलिन अंदाजा लगाता है कि ये पूरा सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो गेम्स खेला करता था। कहानी का सार ये है कि वो इसका फायदा उठा सकता है। हथियार थामे हुए वो एक दिशा में इशारा करता है और एनर्जी बीम पर फोकस करके उसे दूर से शूट करता है, जिससे एक बड़े पत्थर में गड्ढा हो जाता है। ये अब तक का काफी सटीक वार था, जिससे हथियार इस्तेमाल करने के लिए उसे 2 पॉइंट्स मिले। शॉलिन खुश है क्योंकि अब वो जितना ज्यादा इसे इस्तेमाल करेगा उसे उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही उसके पास एक जबरदस्त पैसिव स्किल भी है जो उसे दूसरों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से अपनी स्किल्स को लेवल अप करने देती है। जहां ये फायदे कमाल के हैं, वहीं शाओलिन को अचानक अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस होता है। ये सिरदर्द उसके एट्रीब्यूट और माना के बहुत कम होने का नतीजा है, इसलिए वो इस हथियार को उतनी बार इस्तेमाल नहीं कर सकता जितना उसने सोचा था। एक दूसरा लड़का जो काफी हट्टा कट्टा है, खुद पर गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि उसने एक ग्रेट सोर्ड अनलॉक की है जिसमें माना की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा नायक समझ जाता है कि एक कैंडिडेट हथियार को जिस तरह इस्तेमाल करता है उसी से वो उसे जल्दी लेवल अप कर पाएगा। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वार करना ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब इंसान की थकान भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। 60 मिनट की समय सीमा का पूरा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ये लोग आराम न कर सकें। इसीलिए शॉलिन गौर करता है कि उसे इस प्रक्रिया में शायद फिजिकल वेपन्स की ओर भी रुख करना पड़े। जब वो ख्यालों में खोया होता है, तभी वो तेज लड़की उसके पास हथियारों की अदला बदली का प्रस्ताव लेकर आती है। उसे एक तलवार मिली है, लेकिन उसने भले ही गेम्स न खेले हों, पर वो समझती है कि स्टाफ कैसे काम करता है। शाओ यू को शक है कि ऐसे हथियार के लिए इंटेलिजेंस एक ज़रूरी फैक्टर है और उसका मानना है कि ये ताकत पर आधारित हथियार के मुकाबले उस पर ज्यादा जचेगा। वो इतनी समझदार है कि उसने ये भी देख लिया कि हमारे लड़के को स्टाफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभावित होकर शॉलिन अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन इस लड़की को सिर्फ उस स्टाफ से मतलब है, तो हमारा नायक वो उसे दे देता है। वो उसे आगाह करता है कि स्टाफ के लिए निशाने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक शॉलिन की बात है, वो अपनी नई शॉर्ट शॉट के साथ काफ़ी कूल लग रहा है। उसे अपने तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही हथियार मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। ये सोचकर कि किसी के साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा रहेगा, वही लड़का आत्मविश्वास के साथ उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो हट्टा कट्टा बेवकूफ़ बीच में आ जाता है और उसके सामने तनकर खड़ा हो जाता है, वही ऑफर देते हुए। ये बड़ा आदमी शियाओ के स्टैट से काफ़ी प्रभावित है और सलाह देता है कि अधिकतम सफलता के लिए वो उसके साथ मिलकर काम करे। यहाँ तक कि उस दुबले पतले लड़के शॉलिम को एक बेकार टीममेट कहकर उसकी बेइज्जती भी करता है। हमारा नायक थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करता है, जबकि वो लड़की स्थिति का जायजा लेती है और सीधे उस आदमी के मुंह पर मना कर देती है। फिर वो पीछे मुड़कर पूरी तरह गर्ल बॉस अंदाज में वहां से चल देती है। वॉम डिलन की बेइज्जती होती है और आसपास के कैंडिडेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और हताशा में वो हमारे नायक को गुस्से भरी नजरों से देखता है। बेचारा शॉलिन बिना वजह धक्का खा जाता है, क्योंकि वो उस वक्त वांग डेलोन के पास खड़ा था जब उसे रिजेक्शन मिला। वो शॉलिन को धमकी देता है और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कूल गाय बनने का नाटक करता है, ये बहाना बनाते हुए कि हमारे लड़के जैसे बेकार इंसान को इस एग्जाम में होने का कोई हक नहीं है। शॉलिन उस आदमी की ओर देखता है और शांति से उसे ये कहकर चुप करा देता है कि उनकी काबिलियत ही इस टेस्ट का नतीजा तय करेगी। उसके पीछे न हटने का नतीजा ये होता है कि वांग उसे शर्ट से पकड़ लेता है और हमला करने की धमकी देता है। निडर होकर नायक मुस्कुराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वैंग को वो मौका नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि उनकी बातचीत के बीच में ही एक बदसूरत छोटा गॉब्लिन पीछे से उस पर हमला करने की फिराक में है। खुशकिस्मती से वांग के चेहरे पर बस एक खरोंच आती है, लेकिन सच तो यह है कि वो गॉब्लिन उसके चेहरे से ज्यादा डरावना नहीं है। वो हरा शैतान फिर से उछलता है, लेकिन वांग किसी तरह उसे मार गिराता है और अपनी पहली जीत हासिल करता है। ये देखना मजेदार है कि वो शॉलिन पर फिर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने उसे आगाह नहीं किया और एम्बुश के वक्त हंस रहा था। इससे पहले कि वो हमारे लड़के का कुछ बिगाड़ पाता, वो बेवकूफ पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि गॉब्लिन्स की पूरी फौज उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। इंसानों की बात करें तो वो पहले ही डर के मारे भागने की तैयारी में है। लड़ाई शुरू होती है और कुछ खिलाड़ी तुरंत ढेर हो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉलिन अकेले ही गॉब्लिन्स का मुकाबला कर रहा है। इस सिमुलेशन के बारे में सब कुछ असली है, यहाँ तक कि उन्हें होने वाला दर्द भी बहुत ज्यादा असली है। श्याओ अपने स्टाफ से एक गॉब्लिन को मारती है, जबकि नायक एक को अपनी तलवार से ढेर कर देता है। माहौल को वर्चुअल बताया गया है, लेकिन इसके सेटिंग्स बहुत ज्यादा रियल है। दूसरे शब्दों में, ये कोई आम गेम नहीं है। ऐसी जगह पर एक साधारण इंसान का बचना नामुमकिन है, चाहे उसके पास कोई भी हथियार क्यों न हो। कुछ कैंडिडेट सलाह देते हैं कि उन्हें गुफा के अंदर छिप जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह लग रही है। एक लड़का अंदर भागता है, जबकि शॉलिन गौर करता है कि ये जगह अभी के लिए ही सुरक्षित है, क्योंकि बचे हुए 30 मिनट्स के बाद ये वैसी नहीं रहेगी। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देने के बजाय हमारा नायक खुद को शांत करता है और विश्लेषण करता है कि वो यहाँ इस वक्त सबसे बेहतर क्या कर सकता है। अगर वो हिचकिचाया तो मारा जाएगा, इसलिए वो बार बार अपनी तलवार चलाना शुरू कर देता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और हथियार के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ा सके। वो ध्यान देता है कि तलवार चलाने के एक खास तरीके से ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए उसे दूसरे राउंड से पहले इस मूवमेंट को अच्छे से समझना होगा। अब बस 2 मिनट बचे हैं। कैंडिडेट्स ने कोई तैयारी नहीं की है और उनका सेफ जोन बहुत जल्द असुरक्षित होने वाला है। उनमें से ज़्यादातर घबरा जाते हैं और इस मिशन को ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ नामुमकिन करार देते हैं। जहां शो युवा एक कोने में बैठकर सोच रही है। दिलचस्प बात यह है कि वो हमारे नायक को कड़ी मेहनत करते और खुद को थकाते हुए देखती है। वो तेज लड़की उसके पास आती है और कहती है कि इस तरह हथियार चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेवल 2 तक पहुंचने में उसे अभी पूरा 1 घंटा लगेगा, तो उनके पास जितना वक्त है उसमें वो कभी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा नायक इस पढ़ाकू लड़की के कैलकुलेशन से काफी प्रभावित है और वो समझता है कि उसका अंदाजा सही है, सिवाय इसके कि हमारे नायक के पास एक बफ है जो उसके पॉइंट्स को दोगुना कर रहा है, जिससे वो वही लेवल आधे समय में हासिल कर सकता है। अभी भी वो लेवल से सिर्फ 2 पॉइंट्स दूर है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और बहाना बनाता है कि वो बस अपनी मेहनत जारी रखेगा। शॉलिन ये भी पूछता है कि क्या उसे गॉब्लिन्स को गौर से देखने पर कुछ पता चला, जिस पर वो हैरान रह जाती है कि उसने इतनी बारीकी पर ध्यान दिया। वो गेम्स के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और पता चलता है कि इस लड़की को उनके बारे में कुछ नहीं पता। वापस गंभीरता पर आते हुए शॉलिन बताता है कि गॉब्लिन्स का ऑफेंस और डिफेंस बहुत बेकार है और उनके सबसे कमजोर हिस्से सिर और दिल हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें हराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उन्हें बस डरना बंद करना होगा। ये मिशन उतना मुश्किल नहीं है। वो देख सकता है कि उनमें से कुछ डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन ये लोग तो वैसे भी हारने के लिए ही बने हैं। हाँ, उसने सोचा, ये मिशन दरअसल मुश्किल नहीं है, बस सब डर के मारे सुन्न पड़े हैं। ये एक कड़वा सच था, लेकिन ऐसी दुनिया में अगर आप लड़ने की हिम्मत खो देते हैं तो आप खेल पहले ही हार चुके हैं। गुफा का प्रोटेक्शन टाइमर अब आखिरी 2 मिनट पर था और दोनों ने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। बाहर निकलने का वक्त आ गया है, शॉलिन ने अपनी डैगर मजबूती से पकड़ते हुए कहा। गुशिया ने सिर हिलाया और कहा कि वो पूरा मिशन भागते हुए नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़े, काले शर्ट वाले उस तथाकथित टफ गाय ने उनका रास्ता रोक लिया। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो दहाड़ा। उसे ये बात रास नहीं आ रही थी कि दिमाग वाला ग्रुप उसके हाथ से निकल रहा है। उसने शॉलिन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और लड़की पर फोकस किया। गुजिया, मेरे साथ पार्टी अप करो, हमारे स्टैट्स के साथ हम आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ एक नफरत भरी निगाह डाली और कहा, इस कचरे को साथ ले जाना सिर्फ हमें मरवाएगा। गुजिया की पलक तक नहीं झपकी, वो पहले ही 3 कदम आगे की सोच रही थी। मिशन के हिसाब से सेफ जोन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, उसने शांति से कहा। असली मुश्किल और सबसे बड़ा इनाम तो गॉब्लिन किंग के पास है। उस लड़के ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके 2 सिर निकल आए हो। गॉब्लिन किंग सिर्फ एक ऑप्शनल मिशन है और अब तक उस कमबख्त ने कोई आवाज तक नहीं की है। वो झुरझुराते हुए उसके करीब आया। हम शायद बेसिक सर्वाइविंग भी ना कर पाए, और तुम एक हिडन मिशन के बारे में सोच रहे हो। लेकिन बुसिया को यकीन था कि अगर कोई मिशन मौजूद है तो उसे पूरा किया जा सकता है। उसने एक ट्रिगर मैकेनिज्म की थ्योरी पेश की। शायद ये टाइम बेस्ड है, या फिर स्टूडेंट्स की संख्या पर, या सबसे मुमकिन है कि ये मारे गए गॉब्लिन्स की गिनती पर निर्भर है। शॉलिन ने अपनी एक्सपर्ट राय देते हुए टाइम और स्टूडेंट काउंट को खारिज कर दिया।
क्योंकि स्कूल उन्हें बॉस फाइट के लिए बिना समय के नहीं छोड़ेगा और संख्या वैसे ही बहुत कम बची है। सबसे बड़ी वजह किल काउंट ही होगी। उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नतीजा निकाला। एक डरी हुई लड़की ने हाथ में धनुष लिए बीच में टोकते हुए पूछा कि आखिर उन्हें बॉस से लड़ने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हम सिर्फ अपना मैंडेटरी मिशन पूरा नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ कांप रही थी। शॉलिन मुड़ा और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। क्योंकि इस टेस्ट को हारने की कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन जीतना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। उसने दलील दी कि उसके भागना सर्वाइवल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि स्कूल शुरू होने के बाद उन्हें बिना किसी रिस्क के क्रेडिट्स कमाने का दोबारा ऐसा मौका मिलेगा? जब क्रेडिट्स और एक्सचेंज पॉइंट्स कमाने का चांस है, तो क्यों न अपनी पूरी जान लगा दी जाए? उसकी बात उनके दिमाग में बैठने लगी और डरे हुए स्टूडेंट्स को भी एहसास हुआ कि जब वो वाकई में नहीं मरेंगे, तो फिर रिस्क लेने में क्या बुराई है। वो टफ गाय अभी भी खुद को अल्फा साबित करने की कोशिश कर रहा था। तुम वाकई इस कमजोर की बात सुनोगे? वो नफरत से बोला। साफ देखो कि कैरी कौन है। मेरी इनिशियल स्टार्ट वैल्यू 32 है। वो अपनी शेखी बघारना पूरी भी नहीं कर पाया था कि गुस्सिया ने उसे चुप करा दिया। 32 पॉइंट्स? ये तो एक औसत इंसान से बस थोड़ा सा ही बेहतर है, उसने बेरुखी से कहा। वो गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाया कि उसके स्टैट्स आखिर कितने ज्यादा हो सकते हैं। उसने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी आवाज़ बर्फीली और तीखी थी। 46 पॉइंट्स। अब क्या तुम चुप रहोगे? उसके बाद जो खामोशी छाई वो डरावनी थी। उस लड़के का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने नींबू चाट लिया हो। यहाँ तक कि शॉलिन भी अंदर से हिल गया। 46 पॉइंट्स? ये तो मेरे स्टैट्स से 5 गुना ज़्यादा है, उसने सोचा। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये लड़की सिर्फ जीनियस नहीं थी, वो एक पावर हाउस थी। एक कुदरती नेता की तरह उसने कमान संभाली। जो लोग असेसमेंट पास करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, वो अब मेरे कमांड को फॉलो करें। उसने सबको रूल्स देना शुरू किया। हाई स्टार्स वाला वो लड़का सामने एग्रो ड्यूटी पर रहेगा, जबकि रेंज वेपन वाले पीछे से सपोर्ट देंगे। फिर उसने शॉलिन की तरफ देखा। उसने अपना रोल पहले ही सोच रखा था। मैं रोमिंग और हैरासिंग की जिम्मेदारी संभालूंगा, उसने अपनी आंखों में एक चालाकी भरी चमक के साथ कहा। और साथ ही मैं उन गॉब्लिन्स को लास्ट हिट दूंगा जो कम हेल्थ के साथ भाग रहे होंगे। वो जानता था कि उसके स्टैट सामने सामने की लड़ाई के लिए बहुत कम है, इसलिए वो एक स्कैवेंजर की तरह खेलेगा। पूरा ग्रुप बाहर निकला और जंग तुरंत शुरू हुई। अब तू मरेगा। वो टफ गाय दहाड़ा अपनी भारी ब्लेड घुमाते हुए उसने गॉब्लिन्स को चीरना शुरू कर दिया। उसके पीछे खड़ी आर्चर लड़की ने डोरी खींची और तीर चला दिया। वहां तबाही मची थी, पर वो एक सुव्यवस्थित तबाही थी। एक गॉब्लिन एक लड़की पर झपटा, पर शॉलिन बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा। उसने उस दरिंदे को बीच में ही रोका और उसकी डैगर ने पूरी सटीकता के साथ अपना निशाना ढूंढ लिया। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन चमका। स्ले गॉब्लिन X1। उस लड़की ने कांपते हुए उसे शुक्रिया कहा, पर उसका ध्यान पहले ही अगले टारगेट पर था। बिल्कुल ऐसे ही उसने खुद को याद दिलाया, सामने की लड़ाई में मत उलझो, स्टैमिना बचाओ और बस आखिरी वार करने का मौका ढूंढो। ये एक ठंडी और असरदार स्ट्रैटेजी थी और ये काम कर रही थी। उसकी आंखों के सामने नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। स्लेग गॉब्लिन X2, स्लेग गॉब्लिन X3, स्लेग गॉब्लिन X4। वहां खड़ा एक स्टूडेंट यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे सिंगल डिजिट स्टैट्स वाला ये प्यारा सा दिखने वाला लड़का ठीक उसी पल हमला करता है जब मॉन्स्टर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हर बार उसका वार एकदम सटीक बैठ रहा था, लेकिन वो अकड़ू अल्फा लड़का ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया कि ये सब बस इसकी किस्मत है, ये तो बस दूसरों के किए हुए शिकार बटोर रहा है। लेकिन गुस्सिया इस किस्मत के पीछे की असलियत देख पा रही थी। उसने गौर किया कि यह महज अच्छी किस्मत नहीं है। वो लड़का तो पहले से ही जान लेता है कि कब गोबलिन की नज़र से बचना है, यहाँ तक कि वो उनके मूवमेंट्स को भी पहले से ही भांप रहा था। तभी एक नया पिंग गूंजा, बेसिक डैगर मास्टरी X। और फिर स्क्रीन पर एक बड़ा सा फ्लैश चमका, लेवल अप, बेसिक डैगर मास्टरी लेवल अप, करंट लेवल 2। शॉलिन ने अपने चेहरे से थोड़ी धूल पोंछी और सोचने लगा कि कैसे उसकी गेम खेलने की आदत आखिरकार एक जान बचाने वाली स्किल बन गई। वो याद करने लगा कि शुक्र है उस वक्त मैंने वो इमर्सिव VR गेम्स का सेट ले लिया था और 2 महीने तक पागलों की तरह उन्हें खेला था, वरना मैं इतने सटीक तरीके से लास्ट हिट कभी नहीं कर पाता। अचानक एक तीखे अलर्ट ने उसकी सोच में एक खलल डाल दिया। सिस्टम विंडो ने घोषणा की, डेटाबेस डिटेक्शन कंप्लीट। आप इस साल के फ्रेशमैन में स्किल लेवल 2 तक पहुंचने वाले पहले स्टूडेंट हैं। ऐसा लगता है कि जी तोड़ मेहनत करने का फल उसे मिल गया, क्योंकि स्कूल उसे एक फ्री स्किल दे रहा है। स्किल अनलॉक्ड हैवी बाय LV1। डिस्क्रिप्शन से पता चला कि ये एक बेहद ताकतवर प्रहार है जो उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। हालांकि इसमें स्टैमिना बहुत ज़्यादा खर्च होता है और इसका कूल डाउन 1 मिनट का है। शॉलिन ने अपनी मुट्ठी भींची और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैल गई। लेवल अप भी हो गया और एक नई स्किल भी मिल गई।
अब बस एक और गोबलिन बचा है और ऑप्शनल मिशन 1 पूरा हो जाएगा। उसने अपने आखिरी टारगेट को देखा और आगे की ओर झपटा। उसने अपनी तलवार उस जीव के आर पार कर दी और सिस्टम ने शिकार की पुष्टि की। स्ले गॉबलिन X5। ऑप्शनल मिशन 1 कंप्लीटेड। उसने अपनी सांसें काबू में की। वो अब संतुष्ट था कि आखिरकार एक मिशन तो खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस लेनी शुरू की, पूरे इलाके में एक अजीब सी स्टैटिक आवाज गूंजी। वो गायब हो गया। अल्फा लड़का हकलाते हुए बोला। वो हैरान था क्योंकि पास ही खड़ा एक गोबलिन सचमुच डिजिटल पिक्सल्स में बदलकर घुल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ये हलचल और बढ़ गई जब आसमान में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बॉक्स दिखाई दिया। गॉबलिन पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय 1/3। हिडन कंडीशंस नाउ मेट। एक्टिवेटिंग बॉस। एक ऐसा साया जो पेड़ों को भी बौना कर दे, पूरे मैदान पर छा लगा। गॉबलिन किंग ने अपनी ऊंचाई से नीचे खड़े नन्हे इंसानों को देखा और उन्हें परखने लगा। शाओलिन हमेशा की तरह शांत था और उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। वो उस विशालकाय आकृति को देखता रहा। गॉबलिन किंग ने एक गहरी सांस ली। उसका सीना चौड़ा हुआ और फिर उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जो हड्डियों तक को कांपा दे। हवा को चीरती हुई एक विशाल साउंड वेव पूरे इलाके में फैल गई। वो तीरंदाज लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर दर्द से करा उठी। उसका चेहरा बिगड़ गया था क्योंकि उसे लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे हीरो और उस दिमाग वाली गुस्सा को भी उस चीख के भारी दबाव के कारण अपनी आंखें मींचनी पड़ी। जैसे ही धूल थमी, मॉन्स्टर के ऊपर एक लाल रंग की सिस्टम हेल्थ बार चमकने लगी और वो सच में बहुत बड़ी थी। स्क्रीन पर लिखा आया, नाइटमेयर डंजन बॉस गॉबलिन किंग। वो दानव वहां खड़ा था। उसके नुकीले जबड़ों से भाप निकल रही थी। वो किसी के सबसे बुरे सपने के फाइनल बॉस जैसा लग रहा था। हमारे लड़के ने गौर किया कि छोटे गोबलिन्स पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब बस वो और वो विशाल दानव ही बचे थे। जो लोग बच गए थे उनकी हालत खराब हो रही थी। एक स्टूडेंट तो मायूसी में चिल्लाने लगा, क्या मजाक है? इसकी हेल्थ बार तो मेरी उम्र से भी लंबी है। मैं इतने भयानक मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता हूँ? एक और लड़के ने फैसला कर लिया कि उसे इस सुपर मैजिक एकेडमी का कोई अनुभव नहीं चाहिए। वो चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ। तुम लोग खुद इससे लड़ो। जैसे ही वो अपनी दुम दबाकर जंगलों की तरफ भागा, हमारे हीरो ने उसे चेतावनी दी, इधर उधर मत भागो। उसे बॉस के लड़ने के तरीके के बारे में कुछ बहुत जरूरी समझ आ गया था। उसने गौर किया कि इन गोबलिन्स की एक खासियत है। उनकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। गॉबलिन किंग का कान फड़फड़ाया और उसने भागते हुए स्टूडेंट के कदमों की आहट पकड़ ली। उसकी चमकती पीली आंख उस डरपोक लड़के पर टिक गई। शाओलिन का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि उस स्टूडेंट की बेवकूफ़ी ने सबकी जान खतरे में डाल दी है। इसी बीच वॉन्ग दालन, वो भारी भरकम तलवार वाला लड़का, अपनी धाक छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने बाकी बचे लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग किस बात से डर रहे हो? हम तादाद में ज्यादा हैं। हम सब मिलकर इसे मार सकते हैं। एक दहाड़ के साथ वो हवा में उछला और अपनी विशाल तलवार को ऊपर उठाया। बड़े मियाँ, जरा ये तलवार चखो। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन गॉबलिन किंग टस से मस नहीं हुआ। उसने बस एक बोरियत भरी चमकती आंख से उसे देखा और सीधे वॉन्ग दालन के पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो वार बहुत ही खतरनाक था। सबसे बेहतरीन स्टैट्स वाला वो लड़का किसी कपड़े की गुड़िया की तरह पीछे उड़ता हुआ गया और एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। खून के फव्वारे छूटने लगे और वो नीले पिक्सल्स में बदलकर खत्म होने लगा। ग्रुप की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। भागो यहां से। वोंग दालान तो एक ही झटके में ढेर हो गया। चलो भागो। दहशत फैल चुकी थी। एक स्टूडेंट चिल्लाता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉबलिन किंग मुझसे कहीं ज्यादा तेज था। एक विशाल हरा पैर नीचे आया और उसे मिट्टी में कुचल दिया। बॉस अब पूरी तरह तांडव पर उतर आया था। उसने अपना बड़ा सा गदा घुमाया और एक और स्टूडेंट को कीड़े की तरह मसल दिया। फिर उसने अपना ध्यान एक और लड़की की तरफ फेरा जो डर के मारे जम गई थी। जैसे ही उस गधे का साया उस पर पड़ा, अचानक हवा में बैगनी बिजली सी कौंधी। बुशिया ने अपनी स्टॉफ से एक ब्लास्ट किया, लेकिन वो बस मॉन्स्टर के हाथ को छूकर निकल गया। उसकी हेल्थ पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने होंठ चबाए, निशाना चूक गया। हाथ पैरों पर हमला करने से डैमेज फॉल ऑफ है। हमें इसके वाइटल्स पर वार करना होगा। उस लड़की ने चारों तरफ मची तबाही को देखा। उसके मन में विचार चल रहे थे कि मेरी असल योजना के मुताबिक बाकी लोग गॉबलिन किंग को उलझा कर रखते और मैं और दूसरे रेंज अटैकर्स पीछे से हमला करते। जब तक सब मिलकर काम करते, हम इस बॉस को अपनी मेंटल पावर खत्म होने से पहले मार देते। लेकिन अब सब बिखर चुके थे। लोग अपने हथियार छोड़कर भाग रहे थे। उसने सोचा कि उसकी योजना कितनी किताबी थी। वो उस विशालकाय हरे पहाड़ जैसे मॉन्स्टर के सामने एक नन्ही सी आकृति बनकर अकेली खड़ी थी। गॉबलिन किंग ने अपना गदा उठाया। उसकी पीली आंखें उसी लड़की पर टिकी थीं जिसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। तभी एक आवाज ने उसकी मायूसी को चीर दिया, क्या तुम पागल हो? भागो।
उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि अगले ही पल वो कुचली जाने वाली है। ठीक उसी वक्त जब गॉब्लिन किंग ने अपना भारी गदा घुमाया, शॉलिन फुर्ती से हरकत में आया। वो उस जानलेवा वार के नीचे से फिसल कर निकल गया। गदा उसके ठीक पीछे जमीन से टकराया, जिससे जमीन फट गई और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया जहां वो एक सेकंड पहले खड़ा था। वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, बल्कि हिसाब लगा रहा था। खुद को संभालने के बाद उसे इस हरे दानव के बर्ताव का राज समझ आ गया। गॉब्लिन किंग सबसे पहले उसी पर हमला करता है जो उसके सबसे करीब हो। ये एक सीधा सा एग्रो मैकेनिक है, और अब जब छोटे गोब्लिन्स जा चुके थे तो उन्हें बस इस बड़े बॉस का सामना करना था। उसने पेड़ के पीछे छिपी तीरंदाज लड़की को आवाज दी और कहा कि घबराओ मत। उसने उसे हुक्म दिया कि वो दूर रहकर उस दानव को परेशान करती रहे ताकि उन्हें थोड़े मौके मिल सके। वो लड़की बुरी तरह डरी हुई थी। उसने बस इतना कहा कि वो कोशिश करेगी और अपना धनुष तान लिया। फिर वो हमारी काबिल जादूगरनी गूस यागा की तरफ मुड़ा और कहा कि क्योंकि तुम्हारी अटैक पावर बहुत ज़्यादा है, तुम्हें मौका मिलते ही किंग की हेल्थ को धीरे धीरे कम करना होगा। उसने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया और काम पर लग गई। अब उनकी टीम की जुगलबंदी कुछ बेहतर लग रही थी। हवा में तीर चलने लगे और बैगनी जादुई हमले बॉस पर बरसने लगे। शॉलिन सबको जोश दिला रहा था कि बस ऐसे ही करते रहो। लेकिन जाहिर है, गॉब्लिन किंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी जिससे उस डंजन की नींव हिल गई। बॉस ने अपनी विशाल मुट्ठियों को आपस में टकराया, जिससे जमीन को चीरती हुई एक चमकती हुई हरी शॉकवेव निकली। शॉलिन चिल्लाया कि सब बचो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो तीरंदाज लड़की उस ब्लास्ट की चपेट में आ गई और दर्द से चिल्लाती हुई दूर जा गिरी। जब धूल छंटी तो उस मॉन्स्टर के सामने बस शॉलिन और गुस्सा ही खड़े थे। गुस्सा काफी तनाव में लग रही थी। उसने शॉलिन से पूछा कि क्या सिर्फ हम दोनों का कोई चांस है। इस मोड़ पर हमारे हीरो ने उसे एक ठंडा सा लुक दिया और पूछा कि क्या उसकी ब्लू बार, मेरा मतलब है उसकी मैजिक पावर, अभी इतनी है कि वो कुछ और एनर्जी ब्लास्ट कर सके। उसने बताया कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 शॉट्स बचे हैं। शॉलिन मुस्कुराया और कहा कि उतना काफी है, क्योंकि हेड शॉट से बहुत ज्यादा डैमेज होता है और तुम्हें बस एक बार इसके सिर पर निशाना साधना है। वो परेशान थी, क्योंकि ये हरा दानव इतनी तेजी से हिल रहा था कि उस पर सटीक निशाना लगाना मुश्किल था। लेकिन हमारे हीरो के पास इसके लिए एक प्लान था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि अगर ये बहुत तेज भाग रहा है तो मैं इसे रोक दूंगा। और यहीं से खेल सीरियस हो गया। एक चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन ने उसकी स्किल के एक्टिवेट होने का ऐलान किया, स्कॉलर। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी बैंगनी चमक आ गई और सिस्टम ने उस मॉन्स्टर को स्कैन करना शुरू किया, जिससे उसकी शॉकवेव स्किल का पता चला। ये एक एफ रैंक एबिलिटी है जो भारी डैमेज देती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये दुश्मन को 3 सेकंड के लिए स्टन कर देती है। शॉलिन आगे बढ़ा। वो सोचने लगा कि कैसे उसे कभी कचरा कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि उसका टैलेंट किसी काम का नहीं था। लेकिन अब इस जंग के मैदान में आखिरकार उसके चमकने की बारी थी। जीत पक्की करने के लिए एक और स्क्रीन सामने आई, स्किल कॉपीड। अब उसके पास खुद बॉस की शॉकवेव एबिलिटी थी, जिसका कूलडाउन 30 सेकंड का था और ड्यूरेशन 3 मिनट की। वो अब इस मॉन्स्टर को उसकी अपनी ही भाषा में सबक सिखाने के लिए तैयार था। शॉलिन आगे बढ़ा। जैसे ही गॉब्लिन किंग अपनी अगली चाल के लिए तैयार हुआ, ध्यान से देखते हुए उसे समझ आया कि वो फिर से शॉकवेव इस्तेमाल करने वाला है। उसकी समझ के मुताबिक उस मॉन्स्टर को इसे ट्रिगर करने के लिए अपने दोनों हाथ जमीन पर पटकने पड़ते थे, जबकि उसके कॉपीड वर्जन को सिर्फ एक वेपन स्ट्राइक की जरूरत थी। क्योंकि उसका साइज काफी छोटा था, उसे यकीन था कि उसकी चाल ज्यादा तेज होगी। एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें दिखा कि कॉपी शॉकवेव एक्टिवेट हो चुका है। शॉलिन ने अपनी तलवार नीचे घुमाई, ठीक उसी वक्त जब गॉब्लिन किंग ने अपने विशाल हाथ जमीन की तरफ पटके। उसे पहले ही अंदाजा था कि इस तरह की स्किल्स को इंटरप्ट किया जा सकता है, और तुरंत ही उस टक्कर से ऊर्जा का एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने गॉब्लिन किंग के हाथों को पीछे धकेल दिया। शॉलिन जमीन पर फिसला और नोट किया कि उसका अंदाजा सही था। गॉब्लिन किंग गुस्से में दहाड़ा। शॉलिन ने खुद को याद दिलाया कि वो स्किल को लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे कूल डाउन का इंतजार करना होगा। सिस्टम पर 22 सेकंड्स बचे हुए दिख रहे थे, जबकि वो मॉन्स्टर बिना रुके हमले किए जा रहा था। तभी कहीं से जादू का एक विशाल पर्पल ब्लास्ट सीधा गॉब्लिन किंग के सीने पर लगा। अपनी हेल्थ बार गिरते ही वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ा। गूज एक सियावा पास ही दिखाई दी। वो अपनी स्टाफ के सहारे टिकी हुई थी और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करते हुए उसने कहा कि वो अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी और उसके पास सिर्फ एक आखिरी हमला बचा है। साथ ही उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शॉलिन ने अपने जैसे स्टैट्स के साथ गॉब्लिन किंग की स्किल को इंटरप्ट कैसे कर लिया। सिस्टम पर कूल डाउन के 16 सेकंड्स दिख रहे थे। गॉब्लिन किंग ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उखाड़ा और उसे फेंका। शॉलिन मुश्किल से समय रहते रास्ते से हटा और उसने गौर किया कि यह बहुत करीब था। उसे एहसास हुआ कि अगला हमला ऐसा नहीं होगा जिसे वो चकमा दे सके।
एक हल्की मुस्कान के साथ उसने तय किया कि वो बचने की कोशिश भी नहीं करेगा। गॉब्लिन किंग की मुट्ठी पूरी ताकत से नीचे आई और शॉलिन ने उसे सीधे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। गुसिया उसके नाम से चिल्लाई। जैसे ही उस टक्कर से धूल का एक बड़ा गुबार और नीली पिक्सल लाइक एनर्जी चारों तरफ फैल गई। जब सब साफ हुआ तो शॉलिन अब भी खड़ा था। उसका हाथ उसी नीली रोशनी से चमक रहा था और उसने उसे बताया कि वो ठीक है। सिस्टम काउंटडाउन गिरकर 10 सेकंड्स पर आ गया। गॉब्लिन किंग ने फिर से अपने हाथ उठाए, एक और हमले की तैयारी करते हुए। जैसे ही टाइमर 7 सेकंड्स पर पहुंचा, शॉलिन सीधा उस मॉन्स्टर के नीचे चला गया। उसे पता था कि उसकी स्किल ज्यादा दूर से काम नहीं करेगी। 3 सेकंड्स पर वो ऊपर कूदा, उसकी आंखें अपनी तलवार पर टिकी थीं। वो उस मॉन्स्टर पर रुकने के लिए चिल्लाया, ठीक उसी समय जब सिस्टम ने दिखाया कि कूल डाउन पूरा हो चुका है। उसके तुरंत बाद एक और मैसेज ने पुष्टि की कि कॉपी शॉकवेव एक्टिवेट हो गया है। उसके प्रहार से एक विशाल पर्पल ब्लास्ट निकला। उसने गुसिया को आवाज दी और उसे मौका उठाने के लिए कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्टाफ से अपनी आखिरी शक्तिशाली पर्पल बीन छोड़ दी। वो हमला सीधा आगे बढ़ा और गॉब्लिन किंग के सिर के आर पार निकल गया, जिससे उसकी बची हुई हेल्थ पूरी तरह खत्म हो गई। गॉब्लिन किंग का शरीर नीले पिक्सल्स में टूटकर बिखरने लगा। एक सिस्टम मैसेज ने उसके मारे जाने का ऐलान किया और तुरंत बाद एक और मैसेज आया जिसने पुष्टि की कि ऑप्शनल मिशन पूरा हो गया है। शॉलिन ने अपनी तलवार नीचे कर दी और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि आखिरकार उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन उसके ठीक बाद उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो घास पर आगे की तरफ गिर पड़ा, धीरे से बड़बड़ाते हुए कि ये तो बस एक सेफ जोन मिशन होना चाहिए था। गुसिया भागकर उसके पास आई और उसे नीचे देखा। वो काफी फिक्रमंद लग रही थी। जैसे जैसे सब धुंधला होने लगा, उसके मन में एक ख्याल आया जो धीरे से कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे कंप्लीशन मुमकिन नहीं होगा। दृश्य एक शानदार हाईटेक बोर्डरूम की तरफ मुड़ा। कई लोग एक लंबी चमकती हुई मेज के चारों ओर बैठे थे। तभी उनमें से एक ने पूछा कि क्या सबने अपनी क्लास के फ्रेशमैन टेस्ट रिजल्ट चेक कर लिए हैं। मेज के ऊपरी छोर पर मिनिस्टर ऑफ एडमिशंस बैठा था, जो हाथ में सिगरेट लिए एक तीखे नैन नक्श वाला आदमी था। उसने कहा कि वो समरी पेश करेगा। उसने समझाया कि इस साल 12 क्लासेस में 1360 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। फिर उसने नतीजों का ब्यौरा दिया। 560 स्टूडेंट्स एफ रैंक में आए, 450 डी रैंक में, 200 सी रैंक में, 83 बी रैंक में और 52 ए रैंक तक पहुंचे। एक छोटे ठहराव के बाद उसने जोड़ा कि 15 स्टूडेंट्स ने एस रैंक हासिल की है। इस बात ने लोगों को चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। एक महिला हैरान दिखी, जबकि एक आदमी ने कहा कि एस रैंक तक पहुंचे का मतलब है तीनों मिशंस को पूरा करना और जिंदा बाहर निकलना। उसे हैरानी हुई कि क्या फ्रेशमैन का ये बैच वाकई इतना मजबूत है और उसने पूछा कि क्या बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स सामने आए हैं। एक गठीले बदन वाले आदमी ने कहा कि उसकी क्लास में ही 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, जबकि एक सुनहरे बालों वाली महिला ने जोड़ा कि उसकी क्लास में भी 2 थे, हालांकि वो सिर्फ बी रैंक के थे। मिनिस्टर ने पुष्टि की कि फ्रेशमैन के बीच 13 टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और कहा कि पिछले 10 सालों में ये सबसे मजबूत बैच है और सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया अदा किया। लिटिल चिन नाम के एक आदमी ने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाया और कहा कि उसकी क्लास से एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं निकला। मिनिस्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि भले ही उसकी क्लास सेफ जोन तक नहीं पहुंची, फिर भी उन्होंने 2 स्कूल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। चिन ने हैरानी से ऊपर देखा। मिनिस्टर ने समझाया कि पहले तो एक ही क्लास के 2 नॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक साथ एस इवैल्यूएशंस मिले। फिर उसने जोड़ा कि उनमें से एक ने डॉन एकेडमी की स्थापना के बाद से अब तक के हाईएस्ट इंटेलिजेंस स्टैट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया जब उसने एक और बात बताई। लोएस्ट ओवरऑल स्टैट रिकॉर्ड भी बना लिया गया है। उसने इशारा किया कि ये दोनों बिल्कुल उलट रिकॉर्ड्स चिन की क्लास के उन्हीं 2 स्टूडेंट्स के हैं जिन्हें एस रैंक मिला है। एक डिस्प्ले पर उनका स्टैट चार्ट दिखाई दिया। एक साफ तौर पर गुसिया का था, जिसका इंटेलिजेंस स्टैट चार्ट की सीमाओं के बहुत बाहर था, जबकि दूसरा शॉलिन के बेहद कम स्टैट्स दिखा रहा था, जिसमें उसका सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 3 था और बाकी सब 2 पर टिके थे। मिनिस्टर ने कहा कि इस स्थिति ने प्रिंसिपल का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। एक सिस्टम मैसेज आया। एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो गया था और टेलीपोर्टेशन की तैयारी की जा रही थी। अगले ही पल शॉलिन एक साफ सुथरे सफेद बरामदे में दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को देखा और कहा कि वो वाकई बच निकला, ये देखते हुए कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी थीं। उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आई जिसमें उसकी डिटेल्स थीं, उसका नाम, स्टूडेंट आईडी और मिशन रिजल्ट। तीनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे दिखाए गए थे। सेफ जोन तक पहुंचा, 5 गॉब्लिन्स को मारना और गॉब्लिन किंग को हराना। उसका फाइनल इवैल्यूएशन एस था, साथ ही 40 क्रेडिट्स और 800 एक्सचेंज पॉइंट। शाओलिन उसे हैरानी से देखता रहा। उसने कहा कि उसे पहला मिशन पूरा करना याद नहीं है क्योंकि वो पहले ही बेहोश हो गया था। जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने दूर गुसिया को जाते हुए देखा और सोचा कि क्या वो वही थी जो उसे सेफ जोन तक लेकर आई थी। किसी ने उसका नाम पुकारा।
वो मुड़ा और देखा कि आर्चर गर्ल हाथ हिलाते हुए दौड़ आ रही है। उसने उसे और गुसिया को शुक्रिया कहा, ये कहते हुए कि उनके बिना उसे इवैल्यूएशन नहीं मिलता। थोड़ी उदास होकर उसने माना कि उसे खुद पर बेकार महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बॉस की शॉकवेव के असर से बाहर हो गई थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो गॉब्लिन किंग को हराने में कामयाब रहे। शाओलिन ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा कि उन्होंने कर दिखाया। वो खुशी से झूम उठी और बोली कि उसे पता था वो कर लेंगे। तभी एक बड़े कद काठी वाले आदमी की टक्कर शॉलिन से हुई और उसने चिड़चिड़े अंदाज में वो कहा। उसने कहा कि ये सब सिर्फ किस्मत थी और आगे जोड़ा कि शाओलिन जैसे स्टैट्स के साथ अगर उसने पूरे समय गुसिया का सहारा नहीं लिया होता तो वो अनगिनत बार खत्म हो चुका होता। कुछ ही देर बाद गुसिया अपने लंबे कोट में शांत दिखती हुई वहां आई। वो शाओलिन के सामने रुकी, उसका नाम लिया और कहा कि वो उससे लड़ाई के बारे में अकेले में बात करना चाहती है। उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं, गंभीर और फोकस्ड। शॉलिन और गुजिया सब कुछ शांत हो जाने के बाद एक खाली बरामदे में साथ खड़े थे। शॉलिन ने सेफ जोन मिशन के दौरान जो उसने किया उसके लिए उसे शुक्रिया कहा, लेकिन गुसिया ने बात को सादा रखा, ये कहते हुए कि ये बस बेहतरीन रिवॉर्ड्स पाने की एक आपसी कोशिश थी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और जोड़ा कि अगर शॉलिन ने बीच में आकर गॉब्लिन किंग की स्किल को इंटरप्ट ना किया होता और वो मौका न बनाया होता तो वो आखिरी प्रहार नहीं कर पाती। शॉलिन सुनता रहा, मन ही मन ये गौर करते हुए कि उसने कितनी शांति और स्पष्टता से सब कुछ समझाया। फिर उसने कुछ और बात छेड़ी। उसने कहा कि उसके मौजूदा स्टैट्स के हिसाब से उसका किसी बॉस की स्किल को इंटरप्ट करना मुमकिन ही नहीं था। फिर भी उसने उससे कहा कि हर किसी के अपने राज होते हैं और वो उसके राज जानने की कोशिश नहीं करेगी। उसने जोड़ा कि अगर कोई पूछेगा तो वो इस बात को अपने तक ही रखेगी। शॉलिन ने अपना सिर पीछे से खुजलाते हुए उसे शुक्रिया कहा। गुसिया ने फिर बताया कि उनके नेम प्लेट्स में जो स्मार्ट ब्रेन सिस्टम है उसमें एक कम्युनिकेशन फीचर है और उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक दूसरे को फ्रेंड के तौर पर ऐड कर लेना चाहिए। शॉलिन मान गया और उसने उसे इंटरफेस खोलने के लिए मन ही मन स्मार्ट ब्रेन कहने को कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया उसके सामने एक स्क्रीन आई जिसमें उसकी बेसिक इन्फो थी। उसका नाम, स्टूडेंट आईडी 20235, साथ ही 40 क्रेडिट्स और 800 एक्सचेंज पॉइंट्स। उसके स्टैट्स सब कम थे, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस 2 पर और कॉन्स्टिट्यूशन 3 पर था। गुसिया ने उसकी स्टूडेंट आईडी मांगी और उसने उसे बता दिया। लगभग तुरंत ही एक नोटिफिकेशन आया कि उसे उसकी तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। शॉलिन ने उसे स्वीकार कर लिया और सिस्टम ने पुष्टि की कि अब वो जुड़ चुके हैं। तभी चिनचुआन की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी, जिसमें उन सभी छात्रों को तुरंत एंट्रेंस पर इकट्ठा होने को कहा गया जिन्हें एफ रैंक मिला था। फिर उसने बाकी सबको अपने स्मार्ट ब्रेन मैप्स खोलने और सेंट्रल प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया। जैसे ही लोग आगे बढ़ने लगे, चिनचुआन ने गुसिया को बुलाया, ये कहते हुए कि वो उससे बात करना चाहता है। वो मान गई और उसके पीछे चल दी, शॉलिन को अकेला छोड़कर। शॉलिन ने अपना मैप खोला और देखा कि प्लेग्राउंड का रास्ता कोर्टयार्ड से होकर जाता है। जैसे ही उसने गुसिया को जाते हुए देखा, उसे हैरानी हुई कि क्या चिनचुआन उसमें उसकी एस रैंक की वजह से दिलचस्पी ले रहा है या उसने कुछ और भी गौर किया है। बाद में सेंट्रल प्लेग्राउंड में साफ नीले आसमान के नीचे जगह पहले से ही छात्रों से भरी हुई थी। शॉलिन ने बढ़ती हुई भीड़ को देखा और सोचा कि असली दुनिया में ऐसा नज़ारा कैसा दिखता होगा जहां एक साथ इतने सारे लोग गायब हो गए। गुसिया वहां आई और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। जब वो उसके पास से गुजरी, शॉलिन ने खुद को तसल्ली दी कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। अचानक शोर सुनाई दिया। लोग एक दूसरे को रास्ता देने के लिए चिल्लाने लगे। स्टूडेंट काउंसिल यूनिफॉर्म पहने नीले बालों वाला एक नौजवान भीड़ के बीच से निकलकर सामने आया। कुछ ही देर बाद एक ऑफिशियल ने स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लासेस के हिसाब से कतार में लगने का निर्देश दिया। वो नौजवान एक पोडियम के पास जाकर खड़ा हुआ जहां हवा में एक ब्लू क्रिस्टल तैर रहा था। उसने अपना परिचय स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में दिया और बताया कि प्रिंसिपल को आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिलहाल उसने कहा कि वो एकेडमी की तरफ से फ्रेशमैन का स्वागत करेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात जारी रख पाता, एक गहरी और खौफनाक दहाड़ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शॉलिन और बाकी सबने ऊपर की तरफ देखा, जहां आसमान में एक विशाल ड्रैगन नजर आया जिसकी आंखें बैगनी रंग में चमक रही थी। उसके विशाल शरीर की परछाई पूरे प्लेग्राउंड पर छा गई। शॉलिन ने फौरन उस प्रेशर को महसूस किया। उसकी पेशानी पर पसीना छलक आया। वो बस टकटकी लगाए उस मंजर को देख रहा था। एक असली ड्रैगन को अपने ठीक सामने उतरते हुए देखना उसके होश उड़ा रहा था। उस विशाल पर्पल ड्रैगन की दहाड़ से पूरी जगह थर्रा उठी। अब इसमें कोई शक नहीं था, ये एक असली ड्रैगन था। शॉलिन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसे एहसास हुआ कि कोरी इंस्टिंक्ट की वजह से उसका शरीर पूरी तरह जकड़ गया है। उससे कुछ ही दूरी पर गुस्सियाह भी बुरी तरह कांप रही थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही। वो ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरा और उस पोडियम के पास जाकर लैंड हुआ जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट
और स्टाफ इंतजार कर रहे थे। उसकी पीठ पर एक सफ़ेद बालों और लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसने बड़ी बेफिक्री से स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगते हुए कहा कि रास्ते में उसे देर हो गई और वो लगभग पहुंचने ही वाला था। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने एक फीकी मुस्कान दी और टिप्पणी की कि एंट्रेंस सेरेमनी कुछ ज़्यादा ही भव्य हो गया। प्रिंसिपल ने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि यह कोई दिखावा नहीं था। उसने सफाई दी कि वो कहीं और से बहुत जल्दबाजी में लौट रहा था और वक्त की कमी की वजह से उसके पास इस ड्रैगन की सवारी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रिंसिपल की बातों के बीच वो ड्रैगन थोड़ा हिला, जैसे वो उनकी बातों से परेशान हो रहा हो। प्रिंसिपल ने शिकायत करना जारी रखा कि ये जीव यहाँ आते ही नखरे दिखाने लगा और उसने स्टूडेंट्स को डरा भी दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर इसने दोबारा गड़बड़ की तो वो इसे एक सोफा में बदल देगा। शॉलिन ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यही वो शख्स है, एकेडमी का प्रिंसिपल, जिसके पास उसके स्कॉलर टैलेंट को परखने का अधिकार और क्षमता है। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि उसने एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे देख लिए हैं और इस साल का बैच वाकई काफ़ी प्रभावशाली है। उसकी निगाहें पूरी भीड़ पर घूमी, जो इतनी पैनी और फोकस थीं कि शॉलिन तनाव में आ गया। तभी जमीन पर एक पर्पल मैजिक सर्कल उभरा और एक एम्प्लीफिकेशन स्पेल एक्टिवेट हो गया। प्रिंसिपल ने अब और भी फॉर्मल लहजे में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि आमतौर पर वो अपना परिचय देकर शुरुआत करता, लेकिन उसे लगा कि स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उसने जिक्र किया कि उनमें से कई लोगों को यहाँ बहुत ही अजीब या अप्रिय हालतों में लाया गया है और शायद वो इस बात से खुश नहीं है। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे एडमिशन्स डिपार्टमेंट के पास ले जाना चाहिए, और मजाक में जोड़ा कि उन्हें बहुत ही बेवक्त चिट्ठियां भेजने की आदत है। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो एक नया नियम बनाएगा ताकि एडमिशन सिर्फ दिन के वक्त ही हो। भीड़ में सबके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। तभी उसका लहजा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा कि मजाक बहुत हो गया और अब वो उन दो सबसे बड़े सवालों के जवाब देगा जो सबके मन में हैं, कि वो कौन है और वो यहाँ क्या करने आए हैं। अपने चारों तरफ घूमती पर्पल एनर्जी के बीच खड़े होकर उसने उन सभी स्टूडेंट्स को पुकारा जो ओल्ड वर्ल्ड से आए थे और उन्हें ध्यान से सुनने को कहा। अपनी बुलंद आवाज में उसने घोषणा की कि तुम सब कॉलोनिस्ट्स हो। उसने आगे समझाया कि इस जगह को प्लैनेट नॉर्मा कहा जाता है, जिसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसने कहा कि डॉन एकेडमी का मकसद बेहतरीन पायनियर कॉलोनिस्ट को तैयार करना है। आखिर में उसने साफ कर दिया कि नॉर्मा वही दुनिया है जहां उन्हें जाना है, जहां उन्हें लड़ना है, और ये वो इलाका है जिस पर एक दिन उन्हें कब्जा करना है। प्रिंसिपल की आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, जो ताकत और ऊर्जा से भरी थी। उसने स्टूडेंट से कहा कि उनकी आम जिंदगी उसी पल खत्म हो गई थी जब उन्होंने अपने एडमिशन लेटर्स खोले थे। उसके मुताबिक अब उनके सामने जो था वो बहुत ही विशाल था। उनमें से कुछ बड़े होकर बैटलफील्ड कमांडर्स बन सकते हैं, जो सेनाओं का नेतृत्व करेंगे और नई जमीनों को जीतेंगे, जबकि बाकी ताकतवर मैजिस्टर्स बन सकते हैं, जो कुदरत के रहस्यों को सुलझाएंगे और उसके नियमों को काबू करेंगे। उसने अपने पीछे मौजूद ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए नाटकीय अंदाज में कहा कि कुछ लोग इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि वो एक पूरी नई दुनिया के कायदे कानून लिख सकें। उसने ताकत, ज्ञान, सत्ता और यहाँ तक कि अमर होने यानी लिविंग फॉरएवर की संभावना का भी वादा किया। उसने कहा कि न्यू वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो सब उनकी पहुंच में होगा। फिर उसने एक नए नियम का ऐलान किया। उसने समझाया कि फ्रेशमैन को हमेशा से न्यू वर्ल्ड में जल्दी जाने की मनाही रही है, लेकिन इस बार चीजें बदलेंगी। उसने घोषणा की कि यूनिवर्सिटी टर्म कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें बाकी सबसे पहले वहां जाने का हक मिलेगा। इस बात पर फौरन प्रतिक्रिया हुई। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट घबराते हुए आगे आया और बोला कि यह फैसला फ्रेशमैन की सुरक्षा से जुड़ा है। प्रिंसिपल ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। उसने एक तीखी नज़र से उसे खामोश कर दिया। प्रेसिडेंट तुरंत पीछे हट गया। पसीने से तरबतर उसने अपनी गलती सुधारी और कहा कि वो अपनी मर्यादा भूल गया था। प्रिंसिपल ने संतुष्ट होकर असेंबली को वहीं खत्म कर दिया। शॉलिन इस पूरे मंजर को गौर से देख रहा था। उसने गौर किया कि प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया कितनी गंभीर थी और उसे शक हुआ कि क्या इस नए नियम के पीछे कोई छुपा हुआ खतरा है। फिर भी उसने इस पर ज्यादा देर नहीं सोचा। उसने तय किया कि उसका पूरा ध्यान एकेडमी की दी हुई हर सुविधा का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने पर होना चाहिए। जैसे ही वो निकलने वाला था, इंस्ट्रक्टर चिन शुआन ने उसे आवाज दी और रुकने को कहा। शॉलिन पीछे मुड़ा और चिन ने समझाया कि एकेडमी के नियमों के मुताबिक एंट्रेंस टेस्ट का टॉप स्कोरर अपने आप क्लास मॉनिटर बन जाता है। चूंकि गोसिया ने पीछे हटने का फैसला किया था, इसलिए अब यह जिम्मेदारी उसे दी गई थी। चिन ने आगे बताया कि मॉनिटर बनने से एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, बेहतर रिसोर्स एक्सेस और स्पेशल पर्क्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें जो किसी ऐसे शख्स के बहुत काम आ सकती हैं जिसकी रैंकिंग सबसे नीचे हो। उसने ये भी कहा कि 3 महीने बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम खत्म होने पर इस पद को दोबारा तय किया जाएगा।
तभी शॉलिन के सामने एक होलोग्राफिक मैसेज चमका जिसमें लिखा था कि उसे इंस्ट्रक्टर चिन चुआन द्वारा फ्रेशमैन ईयर क्लास 7 का एक्टिंग क्लास मॉनिटर नियुक्त किया गया है। चिन ने उसे जाने से पहले स्मार्ट ब्रेन द्वारा भेजे गए एक्स्ट्रा मैनुअल को पढ़ने की हिदायत दी। डॉर्मेट्री की तरफ जाते हुए शॉलिन सोचता रहा कि आखिर इन सुविधाओं यानी प्रिविलेजेस का असली मतलब क्या है। रिसेप्शन डेस्क पर एक सॉफ्टमोर ने डॉर्म रूल समझाते हुए बताया कि दरवाजे शाम 7 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे खुलते हैं। उसने चेतावनी दी कि रात भर बाहर रहने पर उसे क्रेडिट का नुकसान होगा। शॉलिन ने सिर हिलाकर उसकी बात समझ ली, लेकिन जैसे ही उसने उसका आईडी चेक किया उसका पूरा बर्ताव बदल गया। ये जानकर कि वो एक क्लास मॉनिटर है, वो हैरान और उत्साहित दिखी। जब शॉलिन ने इसे मामूली बताते हुए कहा कि वो सिर्फ एक एक्टिंग मॉनिटर है, तो उसने इसे अनसुना कर दिया और कहा कि कोई साधारण छात्र इस पद पर नहीं हो सकता। उसने अपना परिचय जर्म टिंटिंग के रूप में दिया और उसे सामान लेने और कमरा चुनने में मदद करने की पेशकश की। उसे हरे रंग की फ्रेशमैन यूनिफॉर्म थमाते हुए उसने बातों बातों में बताया कि सोफ्टमोर्स नीले कपड़े पहनते हैं। वो उसे उसके कमरे तक ले गई, जो कि एक प्राइवेट रूम था। ऐसी सुविधा जो सिर्फ क्लास मॉनिटर्स को दी जाती थी, जबकि आम फ्रेशमैन को कमरा साझा करना पड़ता था। शाओलिन वो जगह देखकर काफी प्रभावित हुआ। जैंग टिंटिंग ने उसे अपनी आइडेंटिटी नेम प्लेट न खोने की चेतावनी दी और बताया कि कमरों में दाखिल होने, चीज़ें खरीदने और क्लासेस में साइन इन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जाने से पहले उसने उसे फ्रेंड लिस्ट में शामिल किया और कहा कि वो स्कूल की लाइफ के बारे में उससे कुछ भी पूछ सकता है। उसने हाथ हिलाकर विदा ली और उसे अपने कोर्सेज ध्यान से चुनने की याद दिलाई। अब अकेले होने पर शाओलिन को समझ आने लगा कि इस जगह पर ताकत का स्टेटस पर कितना गहरा असर पड़ता है। उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत कोर्स सिलेक्शन करने का फैसला किया। उसने कोर्स सिलेक्शन टेबल खोलने की कमांड दी और उसके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई। इसमें बेसिक स्टैट कोर्सेज थे जैसे सोर्ड्समैनशिप, सबरमैनशिप, बॉक्सिंग, आर्चरी और मेडिटेशन। फिर सेकेंडरी स्टैट कोर्सेज थे जैसे टाई जित्सु, परसेप्शन, बैलेंस, फोकस, रेजिलियंस, मूवमेंट, पैरी और डॉज। इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी थे जिनमें नॉर्मा वर्ल्ड की हिस्ट्री, लैंग्वेज और ज्योग्राफी शामिल थी। विकल्पों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शॉलिन ने खुद को भटकने नहीं दिया। वो जानता था कि रिक्वायर्ड कोर्सेज तय हैं और उसे एक मेन कॉम्बैट कोर्स के साथ 3 सेकेंडरी कोर्सेज चुनने थे। उसे अपने स्कॉलर टैलेंट पर पूरा भरोसा था, ये जानते हुए कि ये उसकी कमज़ोर स्टैट्स की भरपाई कर सकता है। उसने गहराई से सोचा, चूंकि उसका टैलेंट सीखने की रफ्तार यानी लर्निंग स्पीड बढ़ाता था, इसलिए उसने उसी फायदे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने लचीलेपन के लिए बेसिक सोर्ड्समैनशिप, लड़ाई के दौरान टिके रहने के लिए बेसिक टाइजित्सु और अपनी मानसिक एकाग्रता को मजबूत करने के लिए बेसिक मेडिटेशन को चुना। जैसे ही उसने कंफर्म किया, एक ब्लू स्क्रीन सामने आई जिसने बताया कि सिलेक्शन पूरा हो चुका है। अगले दिन शाओलिन सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। वो अपनी तलवार से एक लकड़ी के ट्रेनिंग पोस्ट पर वार कर रहा था, हर प्रहार में पूरी जान लगा रहा था। तभी एक सिस्टम सजाया जो दिखा रहा था कि उसकी सोर्ड्समैनशिप एक्सपीरियंस बढ़ गई है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता गया उसे समझ आने लगा कि एक सही स्लैश की ताकत सिर्फ कलाई से नहीं बल्कि कमर यानी वेस्ट से आती है। जैसे ही उसने इस बात को पकड़ा, उसका स्कॉलर टैलेंट एक्टिवेट हो गया। एक और नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें बताया गया कि उसकी लर्निंग एफिशिएंसी अब दोगुनी हो चुकी है। जैसे जैसे शॉलिन अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा था, उसके चारों ओर एक हल्की नीली चमक छा गई और वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सुधार कर रहा था। अपने हुनर की बदौलत शॉलिन को समझ आ गया कि एक जोरदार स्ट्राइक की असली ताकत कलाई से नहीं बल्कि कमर से आती है। इस अहम बात को समझते ही उसकी मूवमेंट्स में तेजी आ गई और वो पहले से कहीं ज्यादा फोकस के साथ ट्रेनिंग करने लगा। देखते ही देखते उसकी सोर्समैनशिप लेवल 3 तक पहुंच गई और उसने गौर किया कि वो आम रफ्तार से लगभग दोगुनी तेजी से तरक्की कर रहा था। वहीं पास में एक दूसरा स्टूडेंट थकान से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा और शिकायत करने लगा कि अब उसके हाथ जवाब दे रहे हैं। ये नज़ारा देखकर इंस्ट्रक्टर चंगना ने तंज कसते हुए कहा कि इस साल के फ्रेशमैन उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेकार हैं। उन्होंने सबको चेतावनी दी कि जब तक कोई सोर्समैनशिप में लेवल 3 हासिल नहीं कर लेता, तब तक किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। एक स्टूडेंट ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उनकी क्लास चुनना एक बड़ी गलती थी और वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। बाकी लोग भी उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि लेवल 2 तक पहुंचने में ही कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। इसी शोर शराबे के बीच शॉलिन ने चंगना को आवाज दी और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने बेबाकी से कहा कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुकी है और पूछा कि क्या वो जल्दी जा सकता है। ये सुनकर चंगना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या वो उनसे मजाक कर रहा है। ट्रेनिंग एरिना में चंगना ने शॉलिन को पास बुलाया
और उसे वो लकी गाय कहकर पुकारा जिसके स्टैट्स सिंगल डिजिट में थे और जिसने शायद अपने टीममेट्स की मेहनत के दम पर एस रैंक इवैल्यूएशन हासिल किया था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर उसे क्लास छोड़कर जाना है तो कम से कम कोई बेहतर बहाना बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसने इतनी जल्दी लेवल 3 हासिल कर लिया है। शॉलिन शांत रहा और उसने कहा कि डेटा पैनल इसकी पुष्टि कर सकता है, यहाँ तक कि उसने उन्हें खुद चेक करने की सलाह दी। चुंगना एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी और कहा कि उन्हें ऐसे उबाऊ डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक शातिर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने इसे अपने तरीके से सुलझाने का फैसला किया। अचानक एक रेड सिस्टम वार्निंग स्क्रीन पर आई जिसमें बताया गया कि सब्स्टिट्यूट टीचर चंगना ने हाई लेवल टीचिंग परमिशंस चालू कर दी हैं। हवा में नीले डिजिटल कोड फैलने लगे और आसपास का नज़ारा बदलने लगा। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसने सभी को आगाह किया कि ऑल सिस्टम ट्रेनिंग सिमुलेशन एरिना खुलने वाला है और स्टूडेंट्स तैयार हो जाए। शॉलिन ने चारों ओर देखा तो पाया कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अंधेरा सुनसान वेस्टलैंड दिखाई दे रहा था जो खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर से भरा पड़ा था। चुंगना अब वहां हड्डियों से बनी एक डार्क आर्मर पहनकर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ नंबर्स को घूरने के बजाय असली कॉम्बैट में खुद को आजमाना ज्यादा सही रहेगा। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ, ऑल सिस्टम कॉम्बैट सिमुलेशन एरिना में आपका स्वागत है। वो दोनों एक विशालकाय स्केलेटल क्रीचर के अवशेषों के पास खड़े थे। चुंगना ने समझाया कि एकेडमी ने नॉर्मल वर्ल्ड के असली नियमों को हटाकर इस ट्रेनिंग स्पेस को बनाने में भारी रिसोर्सेज झोंक दिए हैं। वो उसके करीब आईं और बताया कि भले ही वो यहाँ सचमुच नहीं मरेगा, लेकिन वो जो कुछ भी महसूस करेगा, यहाँ तक कि दर्द भी, वो बिल्कुल असली होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अरीना को खोलने में उनके बहुत सारे एक्सचेंज पॉइंट्स खर्च हुए हैं। अपने हाथ के एक साधारण इशारे के साथ एक एक करके आर्मर्ड स्केलेटन सोल्जर्स जमीन से बाहर निकलने लगे। चुंगना ने उस लड़के से कहा कि वो असली कॉम्बैट में अपनी लेवल 3 सोर्ड्समैनशिप साबित करे और बताया कि ये स्केलेटन्स उतने ही ताकतवर हैं जितने एंट्रेंस एग्जाम के गॉब्लिन्स थे। फिर वो हड्डियों से बने एक थ्रोन पे बैठ गईं और एक मजेदार मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। उन्होंने कहा कि अगर वो इस डंजन को क्लियर कर लेता है तो वो उसे क्लास से जल्दी जाने देंगी, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी। ठीक उसी पल एक भारी ब्लेड शॉलिन की तरफ तेजी से बढ़ा। वो सही वक्त पर एक तरफ हट गया और तभी एक सिस्टम इंटरफेस सामने आया जिसमें मिशन डिटेल्स दी गई थी। अनडेड डंजन खुल चुका था और उसके पास दो रास्ते थे, या तो 40 मिनट तक सरवाइव करे या फिर 20 स्केलेटन सोल्जर्स को ढेर करके इसे क्लियर करे। शॉलिन ने अपने होंठ भींचे और सोचा कि महज एक फ्रेशमैन का लेवल चेक करने के लिए इस तरह की चीज शुरू करना वाकई में हद से ज्यादा है। एक और नोटिफिकेशन आया कि उसे एक फाइन आयरन डैगर मिला है जिसकी फिजिकल अटैक रेटिंग कम है। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था क्योंकि वो अपने विकल्पों को समझ चुका था, या तो डटे रहो या लड़कर अपना रास्ता बनाओ। उसने लड़ने का फैसला किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक स्केलेटन की गर्दन पर जोरदार वार किया। सिस्टम ने उसकी प्रोग्रेस अपडेट की, 20 में से एक दुश्मन खत्म। हिलते रुलते हुए उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि अगर वो कमजोर जगहों को निशाना बनाता है तो हर स्केलेटन के लिए लगभग 2 वार लगेंगे, जिसका मतलब है कि सब खत्म करने के लिए करीब 40 सटीक स्ट्राइक्स चाहिए होंगे। खुद को तैयार करते हुए वो भीड़ के बीच की तरफ बढ़ा। अपने बोन थ्रोन से चुंगना उसे गौर से देख रही थी। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि वो घबरा जाएगा, माफी मांगेगा और उनसे सब कुछ तुरंत बंद करने की गुहार लगाएगा, लेकिन इसके बजाय वो सीधा हमले के लिए कूद पड़ा। जैसे जैसे वो उसे देख रही थी, उन्होंने मन ही मन माना कि उसकी मूवमेंट्स वाकई में कमाल की थी। उसके कदम, ताकत लगाने का तरीका और वार करने का एंगल, सब कुछ एकदम सधा हुआ लग रहा था। इस बात ने उन पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने खुद से ये स्वीकार किया कि वो दूसरों से बेहतर है, लेकिन ये भी गौर किया कि उसके बेस स्टैट्स अभी भी काफ़ी कम है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसने उन स्टैट्स को सुधारने के लिए ही स्वॉर्ड्समैनशिप और मेडिटेशन क्लासेस चुनी थी। इतने कम स्टैट्स होने के बावजूद शाओलिन ने अकेले ही 13 स्केलेटन्स को हरा दिया था। चुंगना के लिए ये अपने आप में काबिल ए तारीफ था। टाइमर अब 28 मिनट दिखा रहा था, लेकिन उसकी स्टैमिना अब गिरने लगी थी और आखिरकार एक स्केलेटन का हमला उसकी पीठ पर लग गया। ये देखकर चुंगना ने कहा कि अब बहुत हुआ और उसे हकीकत का सामना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इस तरह जीतने का कोई रास्ता नहीं है और उसे हार मानकर उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। लेकिन शॉलिन अपने पैरों पर खड़ा रहा, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। ठीक उसी पल उसके सिस्टम में एक नई स्किल हैवी स्लैश एक्टिवेट हो गई। एक ही वार में उसने कई स्केलेटन्स को एक साथ उड़ा दिया, जिससे उसकी गिनती 16 तक पहुंच गई। चुंगना हैरान रह गई और सोचने लगी कि अचानक उसके पास ऐसी स्किल कहां से आई। शॉलिन रुकने वाला नहीं था। उसने दोबारा उस हमले का इस्तेमाल किया और एक एक करके बाकी दुश्मनों का सफाया कर दिया, जब तक कि सभी 20 स्केलेटन्स ढेर नहीं हो गए। आखिरी दुश्मन के गिरते ही चैलेंज पूरा हो गया। तेज सांसें लेते हुए उसने चंगना की ओर देखा,
जो अभी भी अपने बोन थ्रोन पर बैठी थी। एक थकी हुई मुस्कान के साथ उसने उनसे कहा कि उसने वो शर्त पूरी कर दी है जो उन्होंने क्लास की शुरुआत में रखी थी। ये सुनकर चुमना अब सोचने पर मजबूर हो गई कि एक फ्रेशमैन का एस रैंक हासिल करना शायद सिर्फ किस्मत नहीं थी। तभी नज़र बदला और एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ चला गया। एक हरे बालों वाली लड़की ने प्रेसिडेंट को एस रैंक और ए रैंक फ्रेशमैन की फाइल्स सौंपी। उसने जिक्र किया कि यहाँ कुछ अजीब है जिसे उन्हें चेक करना चाहिए। फिर उसने इशारा किया कि एक फ्रेशमैन का क्लास शेड्यूल बेहद अजीबोगरीब है। प्रेसिडेंट की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि शॉलिन ने हर उपलब्ध क्लास के लिए साइन अप किया है। बाद में इन्फर्मरी में इंस्ट्रक्टर नाना और प्रेसिडेंट के बीच बहस चल रही थी। वो काफ़ी चिढ़ी हुई लग रही थी और पूछ रही थी कि क्या उस प्रेपी लड़की को सच में लगता है कि उसकी क्लास कुछ ज़्यादा ही टफ थी। प्रेसिडेंट ने शांति से जवाब दिया कि शिकायत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अभी नासमझ फ्रेशमैन है। इंस्ट्रक्टर नाना ने मुंह फेर लिया और साफ कहा कि अभी सख्ती दिखाना ही उन्हें आगे जिंदा रखने का इकलौता रास्ता है। प्रेसिडेंट ने कोई बहस नहीं की। वो समझ गए थे कि भले ही बात कड़वी थी पर नाना सही कह रही थी। इंस्ट्रक्टर नाना ने गहरी सांस ली और अपने बालों को पीछे झटक दिया जैसे वो इस बोरियत भरी बहस से तंग आ चुकी हों। तभी बिस्तर से एक कराहने की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। उस भयानक वर्चुअल बीट डाउन के बाद शॉलिन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने कुछ पल अपनी पलकें झपकाएं ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो आखिर है कहाँ। आसपास नज़र घुमाने और दवाइयों की तेज महक महसूस करने के बाद उसे समझ आया कि वो स्कूल की इन्फर्मरी में है। प्रेसिडेंट ने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसका स्वागत किया और समझाया कि सिमुलेशन से होने वाली मेंटल एग्जॉस्शन का असर खेल के बाहर भी बहुत गहरा हो सकता है। शाओलिन ने थोड़ी अंगड़ाई ली और गौर किया कि उसका शरीर बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था जिसने उसे सच में हैरान कर दिया। यहाँ का ट्रीटमेंट वाकई लाजवाब था। प्रेसिडेंट मुस्कुराए और इशारा किया कि शॉलिन की रिकवरी स्पीड तो एकदम पागलपन की हद तक तेज है। प्रेसिडेंट ने इंस्ट्रक्टर नाना को तुरंत कमरे से बाहर जाने को कहा। उसने चिढ़ते हुए पैर पटका और शिकायत की कि वो सच में अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं। 1:06 56 और उसकी आवाज़ से साफ नाराजगी झलक रही थी। फिर वो मुड़ी, जोर से दरवाज़ा पटका और हॉलवे की तरफ बढ़ गई। अचानक उसने फिर से दरवाजे के अंदर झांका और शॉलिन की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाई। उसने कहा कि वो अपने वादे की पक्की है, इसलिए अब से वो उसकी क्लास से जल्दी जाने के लिए आज़ाद है। फिर उसने एक चेतावनी दी कि दोनों स्टाइल्स को एक साथ ट्रेन करने की कोशिश करना एक बहुत बुरा आइडिया है। ये सब बस एक बड़ी तबाही की शुरुआत है। दरवाज़ा फिर से बंद हुआ, इस बार सच में। अब प्रेसिडेंट के साथ अकेले होने पर शॉलिन ने मन मन सोचा कि शायद इंस्ट्रक्टर नाना उतनी भी बुरी नहीं थी जितना लोग उन्हें बताते हैं। प्रेसिडेंट ने अपना गला साफ किया और सीधे मुद्दे की बात पर आए। उन्होंने पूछा कि क्या शॉलिन ने सच में मैनुअल नहीं पढ़ा, क्योंकि इतनी सारी क्लास एक साथ लेना उनकी नज़र में बेवकूफ़ी थी। उन्होंने स्क्रीन पर दो साफ रास्ते दिखाए, फिजिकल और मैजिकल एवोल्यूशन। उन्होंने समझाया कि दोनों को मिलाने से फोकस भटक जाएगा और रफ्तार धीमी हो जाएगी। शॉलिन ने माना कि उसे ये पहले से पता था। बेशक शुरुआत में हर चीज़ में ठीक ठाक होना लड़ाइयों में मदद कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत लगेगी। प्रेसिडेंट ने उसे फिर से चेतावनी दी, लेकिन शॉलिन पीछे नहीं हटा। उसने अपना फैसला लेने से पहले साफ कर दिया कि वो सारे रिस्क्स को समझता है। उसके दिमाग में पहले से ही अपने स्किल ट्री की छवि उभर रही थी जो कई उलझी हुई दिशाओं में फैल रही थी। अपने नीचे की चादर को मजबूती से पकड़ते हुए उसने जता दिया कि उसमें इस रास्ते पर चलने की हिम्मत है। प्रेसिडेंट ने एक ठंडी सांस ली, ये समझकर कि ये लड़का इतनी जल्दी अपना मन नहीं बदलने वाला। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन सामने आया। ये डायरेक्टर की तरफ से था। प्रेसिडेंट ने उसे पढ़ते हुए माथे पर बल डाला। वो साफ तौर पर उलझन में थे। खड़े होते हुए उन्होंने शॉलिन से कहा कि खुद उन बुजुर्ग ने इस पागलपन भरे शेड्यूल को अप्रूव कर दिया है। फिर भी उन्होंने जोड़ा कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि शॉलिन दूसरे दिन तक पूरी तरह से टूट न जाए। इन्फर्मरी में अकेले रह जाने पर शॉलिन को महसूस हुआ कि वो बूढ़े डायरेक्टर उसे अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब से देख रहे हैं। एकेडमी की सबसे ऊपरी मंजिल पर डायरेक्टर के ऑफिस में सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। वो बूढ़े शख्स वहां दुनिया से पीठ फेरे खड़े थे, बस बाहर के नज़ारे को देख रहे थे और उन नए स्टूडेंट्स की वजह से शुरू हुई उथल पुथल के बारे में सोच रहे थे। तभी एक परछाई जैसी दिखने वाली लड़की कमरे में उड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। 1:09:07 उसने पूछा कि वो इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं। डायरेक्टर ने उसकी तरफ इशारा किया और सिस्टम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही एनिमे देख रही है। उन्होंने कहा कि लगभग किसी को पता भी नहीं है कि उसके जैसी एआई मौजूद है। एआई ने एक बोर हो रहे बच्चे की तरह शिकायत की कि वो 100 साल से यहाँ कुछ नहीं कर रही थी। फिर उसने शरारत से पूछा कि क्या वो उस टॉप स्कोर्स वाले फ्रेशमैन को लेकर उत्साहित नहीं है। डायरेक्टर ने नाक सिकोड़ी और शॉलिन की फाइल खोली। उसके स्टैट्स को सीधे तौर पर पैथेटिक करार दिया। उन्होंने कहा कि एकेडमी आमतौर पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेती है जिनके नंबर्स इससे कम दोगुने हों। नामुमकिन है कि कोई ऐसा लड़का सिर्फ किस्मत के दम पर अंदर आ जाए।
पास ही तैरते हुए एआई ने बताया कि उसने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और उसे कुछ अजीब मिला है। उसने समझाया कि सेंट्रल सिस्टम में शॉलिन का कोई डेटा ही नहीं है। फिर उसने आंकड़े दिखाए, 1360 लोगों को लाया गया था, लेकिन एडमिशन रिकॉर्ड सिर्फ 1359 मौजूद थे। उसने जिक्र किया कि इस तरह की सिस्टम एरर पहले कभी नहीं हुई थी। डायरेक्टर ने तुरंत उसे शॉलिन का एडमिशन लेटर दिखाने को कहा ताकि वो उसे चेक कर सकें, पर उसने साफ मना कर दिया। उनके रिएक्शन पर हंसते हुए उसने कहा कि वो भी उसे एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि वो हेविली एन्क्रिप्टेड है। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक गहरी सांस लेने के बाद डायरेक्टर ने फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ने और सब कुछ शांत रखने का फैसला किया। ऐसी किसी अजीब चीज पर पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। वो होलोग्राफिक लड़की भी उनके प्लान से सहमत हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने करप्टेड फाइल को छुपा दिया। डायरेक्टर ने फिर एक सिक्योरिटी स्पेल का इस्तेमाल किया और ऑर्डर दिया कि बाकी सभी एडमिशन लेटर्स को फौरन प्रोटेक्ट किया जाए। सिस्टम ने उनके आदेश का पालन किया और नए स्टूडेंट्स के डेटा को लॉक कर दिया ताकि दोबारा ऐसा कुछ न हो। थोड़े मजाकिया अंदाज में उस लड़की ने इशारा किया कि वो साफ तौर पर डरे हुए हैं कि कहीं कोई उन चिट्ठियों के पीछे का सच न जान ले। बूढ़े आदमी ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बात को टाल दिया, ये कहते हुए कि वो अगले दिन अपने प्लैनेट वापस चले जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो नहीं चाहते कि कोई भी शॉलिन की डेवलपमेंट के बीच में आए। इसके बाद उन्होंने एकेडमी का सारा काम एआई के हाथों में छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन एकेडमी कैफेटेरिया पूरी तरह भरा हुआ था, जहां स्टूडेंट्स कतारों में अपनी मील्स ले रहे थे। एक टेबल पर एक सीनियर लड़की शॉलिन को हैरानी से देख रही थी और उसने पूछा कि क्या वो वाकई वही लड़का है जो कल सिर्फ एक क्लास के बाद बेहोश हो गया था और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तक बात पहुंच गई थी। शॉलिन ने थोड़ा झेंपते हुए नीचे देखा और मान लिया कि हाँ वो वही था। साथ ही वो सोच रहा था कि क्या उसके उस अनलकी मोमेंट की खबर पूरी एकेडमी में फैल चुकी है। सीनियर ने एक आ भरी और कहा कि उसे शायद खुद को अनलकी ही समझना चाहिए। उसने आगे बताया कि सीनियर चिंगना की रेपुटेशन काफ़ी कड़क है और लोग उनसे उलझना पसंद नहीं करते। खाना खाते हुए शॉलिन ने पूछा कि क्या सिर्फ टीचर्स ही होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिया खोल सकते हैं। सीनियर ने उसे हैरानी से देखा और पूछा कि क्या उसने अभी तक अपनी क्लास मॉनिटर परमिशंस चेक नहीं की हैं। तभी उसके सामने एक डिजिटल इंटरफेस खुल गया। इसमें क्लास मॉनिटर के तौर पर उसकी प्रिविलेजेस लिखी थी, जैसे क्लासमेट्स की बेसिक इन्फो देखना, ग्रुप परमिशंस मैनेज करना और होलोग्राफिक सिमुलेशन अरीना के लिए एप्लीकेशंस अप्रूव करना। सीनियर ने समझाया कि क्योंकि वो क्लास मॉनिटर है तो वो बिना किसी और की अप्रूवल के खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। उसकी बात मानकर शाओलिन ने अपना होलोग्राफिक डिवाइस खोला और एक स्पेशल टैब में एप्लीकेशन ढूंढ ली। सीनियर ने उसे चेतावनी दी कि वो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन है, इसलिए उसकी रिक्वेस्ट शायद रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने सबमिट किया, तुरंत एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। शॉलिन ने उस पर नजर डाली और शांति से कहा कि ये तो पहले ही अप्रूव हो चुका है। सीनियर के गले में उसकी ड्रिंक अटक गई और वो उसे देखते हुए बोली कि यह मुमकिन ही नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल तो लगभग नामुमकिन था। उसे याद आया कि उनके पिछले क्लास मॉनिटर को भी रिस्पॉन्स के लिए पूरे 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ा था। उसने उसे फिर चेतावनी दी कि होलोग्राफिक सिमुलेशन अरीना आमतौर पर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भी एक्सेस के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। ऊपर से इसे खोलने के लिए कम से कम 500 एक्सचेंज पॉइंट्स लगते हैं और वो पॉइंट्स तभी वापस मिलते हैं जब सिमुलेशन क्लियर हो जाए। अगर वो फेल हुआ तो पॉइंट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। शॉलिन ने अपनी स्क्रीन पर ध्यान दिया और उसे एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ 800 एक्सचेंज पॉइंट है, मतलब वो एक बार भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसने आने वाले कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के बारे में सोचा। टॉप 3 स्टूडेंट्स को न्यू वर्ल्ड के लिए अर्ली क्वालिफिकेशन मिलने वाली थी। उसे अपने राइवल्स याद आए, वो चोट के निशान वाला आदमी जिसने कहा था कि एग्जाम के बाद क्लास मॉनिटर की पोजीशन बदल दी जाएगी, और वो मस्कुलर लड़का जो उसे बार बार कमज़ोर कहता था। उसे ये भी पता था कि क्लास 7 का सबसे ताकतवर ग्रुप गुसिया और वोंग दालन लीड कर रहे हैं। अगर वोंग दालन अगला क्लास मॉनिटर बना तो वो शॉलिन को कभी अरीना इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये सब सोचकर शॉलिन ने अपना मन बना लिया। एग्जाम शुरू होने से पहले उसे और ताकतवर बनना होगा, चाहे जो भी हो जाए। शॉलिन कैफेटेरिया की टेबल से उठा और सीनियर से बोला कि वो क्लास जा रहा है। सीनियर ने उसे बाय बाय कहा और उसे जाते हुए देखा। उसे लगा कि वो वाकई मेहनत कर रहा है, जैसा कि एक एक्टिंग क्लास मॉनिटर से उम्मीद की जाती है। सीन अब फिजिकल फिटनेस क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। जिम के अंदर 3 स्टूडेंट्स साथ चल रहे थे। लियांग जिवा, जो क्लास 6 का फ्रेशमैन था, उसने अपने चश्मे ठीक किए और बोला कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बेकार स्टैट्स वाले लड़के को एक्टिंग क्लास मॉनिटर चुना गया है। उसने सोचा कि क्या इंस्ट्रक्टर का दिमाग खराब हो गया है। तभी किसी के हाथ में एक वाटर बॉटल चलने की आवाज आई। वोंग दालन, जिसकी बॉडी एकदम टैंक जैसी थी, उसने बोतल को अपने हाथ में ही भींच दिया।
उसने कहा कि उसने पहले ही पता लगा लिया है कि इंस्ट्रक्टर्स पिछले साल के रिपीट फ्रेशमैन ही हैं। उसके लिए इससे सब साफ हो गया। उसने इंस्ट्रक्टर को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो खुद सॉफ्टमोर ईयर तक नहीं पहुंच पाया और शॉलिन जैसे को चुनना उसकी बेवकूफ़ी है। उसने शिकायत की कि शॉलिन अभी भी क्लास के बाद अकेला ट्रेनिंग कर रहा है और ऐसे जता रहा है जैसे वो बहुत स्पेशल हो। उसने आगे कहा कि गुस्सिया भी उसे नीची नज़रों से देखने लगी है और वो जल्द ही उससे निपट लेगा। यांगजुआ करीब आया और बोला कि ऑफिशियल असेसमेंट के लिए 3 महीने इंतजार क्यों करना जब हम शाओलिन से अभी निपट सकते हैं। दलन ने उलझन में पूछा कि उसका क्या मतलब है। लियांगजुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के एक सॉफ्टमोर को जानता है। उसने इशारा किया कि स्कूल रूल्स तोड़ने से पॉइंट डिडक्शंस होते हैं और फिर करीब आकर धीरे से अपना आइडिया समझाया। इस बीच शॉलिन जिम में अकेला ट्रेडमिल पर तेज भाग रहा था। जैसे जैसे वो खुद को पुश कर रहा था, सिस्टम नोटिफिकेशंस आ रही थीं। बेसिक फिजिकल फिटनेस, X+2, फिर एक और +2। आखिरकार वो रुका, उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से तरबतर। सिस्टम विंडो में उसकी प्रोग्रेस दिख रही थी। उसने वक्त देखा, 7 बजने वाले थे। दीवार पर घड़ी में 6:55 हो रहे थे। उसने हिसाब लगाया कि डॉम्स तक जाने में 10 मिनट लगेंगे, जो कर्फ्यू से पहले पहुंचने के लिए काफ़ी थे। बाहर निकलते समय वो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। अगर वो इसी तरह रोज क्लास के बाद ट्रेनिंग करता रहा तो अगले हफ्ते तक लेवल 2 तक पहुंच जाएगा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर वो हिला नहीं। वो रुका, एक हल्की सी हाँ की आवाज निकाली और फिर कोशिश की। तब उसे समझ आया, दरवाजा नहीं खुल रहा था। ध्यान से देखने पर उसे असली बात पता चली। उसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हैंडल घुमाने की तेज क्लिकिंग आवाजें गूंज रही थीं। कुछ कोशिशों के बाद उसे यकीन हो गया कि किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है। उसे लगा कि जिसने भी ये किया, उसने ये चेक करने की जहमत भी नहीं उठाई कि कोई अंदर है या नहीं। कर्फ्यू होने ही वाला था और उसे लगने लगा कि शायद उसे पूरी रात जिम में ही गुजारनी पड़ेगी। तभी एक और क्लिक हुआ और सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा इलाका अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। शॉलिन थोड़ा परेशान होकर हंसा और खुद से कहा कि शायद ये लाइट्स आउट होने का रेगुलर टाइम है। फिर भी उसके मन में आया कि ये एकेडमी वैसी नहीं लगती जहां रात में बिजली काटने की जरूरत पड़े। बाहर आधे चांद की रोशनी में फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने 2 स्टूडेंट्स एकेडमी के मैदान में चल रहे थे। ईयर 2 क्लास 8 का हैंसन, जो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट का हिस्सा था, उसने रिपोर्ट दी कि लियांग जुआ ने कंफर्म किया है कि एक फ्रेशमैन एक्टिंग क्लास मॉनिटर कर्फ्यू के बाद बाहर घूमकर रूल्स तोड़ रहा है। क्लास 8 के सेकेंड ईयर हेड चिन यू ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई फ्रेशमैन एक्टिंग क्लास मॉनिटर खुलेआम कर्फ्यू को इग्नोर कर रहा है तो दूसरों को वार्निंग देने के लिए इसे सीरियसली लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रिंसिपल के बाहर होने और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बड़े कामों में बिजी होने की वजह से अब डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बिना किसी गलती के ऑर्डर में रखें। फ्रेशमैन ईयर के एक्टिंग हेड होने के नाते उन्होंने साफ कर दिया कि वो डिसिप्लिन के मामले में ज़रा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हांसन ने थोड़ा सिर हिलाया और उन्हें ब्रदर कहते हुए उनकी बात मान ली। जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे तो हैंसन ने शन्यू से कहा कि वह चीज़ें चेक करने के लिए पहले अंदर जाएगा। जैसे ही वह एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि चूंकि टारगेट अभी अभी एक्टिंग क्लास मॉनिटर बना है तो उसके पास ढेर सारे एक्सचेंज पॉइंट्स होने चाहिए। हांसन के लिए यह कुछ हासिल करने का एक बेहतरीन मौका था। उसने दरवाज़ा अनलॉक किया और अंधेरे जिम के अंदर कदम रखा, लेकिन वो तुरंत रुक गया और उसके मुंह से कन्फ्यूजन में एक हल्की आवाज़ निकली। उसने शांत पड़ी ट्रेडमिल्स और वेट इक्विपमेंट की ओर देखा और सोचने लगा कि वो स्टूडेंट आखिर गया कहाँ। चैनी उसके पीछे अंदर आया और पूछा कि क्या चल रहा है। हांसन ने कैजुअली जवाब दिया कि उसे लगा जैसे उसने पास ही किसी के छिपने की आवाज़ सुनी है। इस बीच शाओलिन साय में दीवार से सटकर खड़ा रहा और एकदम शांत रहा, जबकि वे दोनों सीनियर्स कमरे की तलाशी ले रहे थे। अंधेरे जिम के अंदर हैंसन चारों ओर देख रहा था। वह काफ़ी कन्फ्यूजन में था और बुदबुदा रहा था कि ये बात समझ नहीं आ रही। चेन्यू पास ही हाथ बांधकर खड़ा था और उसने पॉइंट आउट किया कि दरवाज़ा पूरे समय बाहर से लॉक था, इसलिए अंदर किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता। उसने सजेस्ट किया कि शायद हैंसन को सुनने में कोई गलती हुई है। हैंसन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक घबराई हुई हल्की हंसी हंसते हुए कहा कि शायद ऐसा ही हो। फिर उसने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पेट्रोल जारी रखनी चाहिए। जैसे ही वे दोनों जाने के लिए मुड़े, हांसन का चेहरा गुस्से से तन गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वह लड़का गया कहाँ। पीछे की तरफ शॉलिन चुपके से निकल गया और अंधेरे में ओझल हो गया। बाहर निकलने के बाद शॉलिन तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और राहत की सांस ली। उसने सोचा कि यह कितना करीब था। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया होता तो यकीनन उसके पॉइंट्स कट जाते। फ्रेशमैन को रात में बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। वह झुककर चलता रहा और अपने दिमाग में सब कुछ दोहराने लगा। उसे टाइमिंग कुछ अजीब लग रही थी।
उसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लॉक कर दिया गया था और उसके ठीक बाद डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट ठीक उसी जगह पहुंच गया। ये सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इत्तेफाक लग रहा था। वह सोचने लगा कि क्या किसी ने उसे फंसाया है या वह बस ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और रात के आसमान की तरफ देखा और थम गया। उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो चांद चमक रहे थे। उसे इंस्ट्रक्टर की कही बात याद आई कि एकेडमी को नॉर्मल वर्ल्ड की तरह बनाया गया है और उसे समझ आ गया कि इस नई दुनिया में दो चांद हैं। नज़ारा अजीब था लेकिन साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी। चूंकि ट्रेनिंग ग्राउंड वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं था, शॉलिन चांदनी रात में सन्नाटे से भरे जंगल की ओर चल दिया। फिलहाल उसे लगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ सुबह तक रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना है। तभी बिना किसी चेतावनी के उसके सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक गहरे थूथन स्नाउट से धुएं का घना बादल निकला और एक विशाल बैंगनी आंख धीरे से खुली। शॉलिन वहीं रुक गया जब एक विशाल पर्पल ड्रैगन सामने आया जिसके स्केल्स पर चांद की रोशनी चमक रही थी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही ड्रैगन था जो एंट्रेंस सेरेमनी में दिखा था। जीव ने हिलना शुरू किया और उसके बड़े पंख एक भारी लहर के साथ फैल गए। वह उठ खड़ा हुआ और शॉलिन के ऊपर तंग गया। उसकी चमकती आंखें सीधे शॉलिन पर टिकी थीं। शॉलिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। जब वो भाग रहा था तो उसके पीछे एनर्जी की हल्की नीली धारियां ब्लू स्ट्रीक्स बन रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और वो उम्मीद कर रहा था कि ड्रैगन उसके बिल्कुल पीछे न हो। उसका रात का खाना बनने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो बिना धीमे हुए अंधेरे जंगल में भागता रहा। आगे उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी और उसने तुरंत उसकी ओर जाने का फैसला किया। अगर वो अंदर जा सका तो शायद वो छिप सकता था। वो एक लकड़ी के गेट से अंदर गया और आखिरकार उसकी रफ्तार कम हुई, जहां उसने थोड़ी देर रुककर अपनी सांसें ठीक की। उसने मन में सोचा कि अब वो सुरक्षित होगा। ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो ड्रैगन उसका पीछा करते हुए ऐसी जगह तक आ जाए। जब उसने खुद को संभाला तो उसने आसपास देखना शुरू किया कि आखिर वो पहुंच कहाँ गया है। वो जगह एक गार्डन जैसी लग रही थी, लेकिन वहां की हर चीज अजीब थी। पौधे काफी बड़े और अनोखे थे। उसके ठीक बगल में एक कैबेज खड़ी थी जो इतनी विशाल थी कि उससे भी ऊंची लग रही थी। उसे हैरानी हुई कि क्या इसे अब भी कैबेज कहा जा सकता है। जैसे जैसे वह और अंदर गया, उसने चमकते हुए लाल फलों से भरी एक झाड़ी थी। हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी और वो सोचने लगा कि क्या ये फल खाने लायक हैं। फिर उसका ध्यान पास ही एक बड़े काले पक्षी पर गया जो किसी मुर्गे रूस्टर जैसा था। उसे देखते ही वह एक परफेक्ट पके हुए गोल्डन ब्राउन बेगस चिकन की कल्पना करने लगा। उसे इतना मोटा ताज़ा देखकर उसके मुंह में थोड़ा पानी आ गया। अचानक उस पक्षी ने एक तीखी आवाज निकाली। उसकी आंखें हल्की लाल चमक के साथ उस पर टिक गईं। बिना किसी चेतावनी के वह हवा में उड़ा और सीधे उसकी तरफ झपटा। शाओलिन फुर्ती से एक तरफ हट गया जब उस पक्षी ने अपनी चोंच खोली और आग की एक बड़ी लपट छोड़ी। वह सदमे में था और सोचने लगा कि एक मुर्गा ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वह मुश्किल से उन लपटों से बच पाया था। जैसे ही वह पक्षी पास से गुजरा, एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसे हवा में ही गर्दन से मजबूती से पकड़ लिया, जिससे उसकी आवाज तुरंत बंद हो गई। शॉलिन ने ऊपर देखा। वह अभी भी अपनी सांसें बटोर रहा था और देखा कि एक सफेद रोब व्हाइट रोब पहने हुए आदमी ने उस छटपटाते हुए पक्षी को बड़ी आसानी से पकड़ा हुआ है। उस आदमी के चेहरे पर शांति थी जब उसने शॉलिन की तरफ देखा और पूछा कि वह कौन है। उसने फिर सवाल किया कि शॉलिन कौन सी क्लास का है, वह अपने डॉर में रहने के बजाय रात में यहाँ क्यों घूम रहा है और उसके घर में छुपकर घुसने और उसके मुर्गों के पीछे पड़ने का उसका क्या इरादा है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।